अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम लोग अपनी रूटीन पे वापस आ गए हैं। फाइनली यारे दिलबरम ख़त्म हो गया है। रात को उसका लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। आज ही रात को, मतलब मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को ये कल मिलेगी। आज रात को इसका लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा और थैंक गॉड। क्या ही था, कुछ सीन थोड़े लॉन्ग थे, मतलब शॉर्ट भी हो सकते थे, ज़्यादा ही लॉन्ग लिखे थे। बाकी ठीक था, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। और कैसे हैं आप सब, ये तो मैं पूछना भूल ही गई थी। आप लोगों ने मुझे मिस किया, मतलब मेरे ऐसे रोज़ की सीरीज़ में कंप्लीट नावल अपलोड करने को। जिसने मिस किया हाथ खड़ा करो। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। नावल मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, मैंने इन राइटर का कोई नावल भी नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़ा हुआ। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आएगा और रिक्वेस्टेड नावल भी मैं अपलोड करती जाऊंगी। डोंट वरी, ठीक है ना। आप लोगों ने फिक्रमंद नहीं होना, बस एक मिनट पर मेरा मोबाइल आ जाए, मैं हत्थे लग जाए तो है, क्योंकि रिक्वेस्टेड नावल जो आपने बोले हैं वो थोड़े लॉन्ग से है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा सब्र मज़ीद है, ठीक है। क्यूटी बॉयज़, पता नहीं ये क्या वर्ड मेरे मुंह में चढ़ा हुआ है। नावल मेरा खड़ूस हमसफ़र बाय युसरा शाह। सबकी हमसफ़र खड़ूस ही होते हैं कि अच्छे भी होते हैं। खैर ये थोड़ा पर्सनल सवाल था, डोंट माइंड प्लीज़। बाय युसरा शाह। इसको मुकम्मल नावल को रीच आउट करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। वो क्लास से निकलकर मुंह लटकाए अपनी दो सहेलियों के साथ चल रही थी। दिल इसका अजीब हो रहा था। इसके कॉलेज का आज आखिरी इम्तिहान था और परेशानी कॉलेज छोड़ने का या इम्तिहान के बुरा होने की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी परेशानी घेरे हुए थी। मोहतरमा को सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो सफ़ेद शफाफ जिल्द, पतली सी नाजुक सी लड़की, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए अपनी ही सोचों में मगन थी। ए रुबाब, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो? वो तीनों कैंटीन के पास खड़ी लड़कियों की रश में इस रश के ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। जब सनम ने इसको यूं सोचों में डूबा हुआ देखा तो पूछ बैठी। रुबाब ने अपनी छोटी सी आंखों से इसको घूरा। आप लोग देख सकते हैं कि राइटर ने लिखा हुआ है, लिखा सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो तलफ़ुज़ होते हैं ना, मतलब समझ में सीन मीम और जीम और है दो आँख वाली होती है ना, हम उसे कुछ और कहते हैं, आप लोगों ने हंसने लग जाना, तो वो आती है। घूरा में भी मतलब गाफ आती है, फिर दो आंखों वाली है और वाव और एलिफ्रा। इन्होंने सारी है ना वो वाली है हाथी वाली डाली हुई है। सो मुझे कुछ मत कहिएगा अगर मैं अटकी तो। जैसे समझ ना पा रही हो कि जवाब क्या दे। आज मोहतरमा का पर्चा सही नहीं हुआ होगा ना, तभी सफ़िया ने खुद की सोची हुई वजह बताई। इसको कब पर्चा सही होने या ना होने की फ़िक्र होने लगी। भला ये तो चिलबंदी है एकदम, पर्चा गलत हो या सही इसके मामू जान बैठे हैं ना इसको पास करवाने के लिए। ये अलग बात है, कभी हमारी कोई सिफारिश नहीं करवाती। सनम शरारत से बोली। यार है बस एक टेंशन, कल रात से परेशान हूँ, काश ये इंटर क्लास ख़त्म ही ना होती या इम्तिहान चलते रहते। रुबाब नाक चढ़ा कर नखूत से बोली। इन तीनों की आखिरी बारी आई। क्या कहा, क्या खाया जाए आज? इस हे और हे के फ़र्क की वजह से काफ़ी दिक्कत आएगी। सफ़िया ने कैंटीन पर खड़े होकर इनसे मशवरा मांगा। समोसे लो और कोल्ड ड्रिंक्स भी। मैं कहती हूँ चाट भी ले लो, वैसे भी आखिरी दिन है आज कॉलेज में। सनम ने आज कुछ भी नहीं छोड़ना था। तुम बताओ मिस परेशान? सफ़िया ने रुबाब से पूछा। यार ले लो कुछ भी, मेरा पेट तो टेंशन नहीं भर लिया है। रुबाब काफ़ी परेशान थी। वो तीनों चल कर अब बेंच पर बैठी हुई थी। सफ़िया और सनम खाने पर टूट पड़ी, जबकि रुबाब अपने हाथों में अपना चेहरा रखे मायूसी से इन दोनों को देख रही थी। यार तुम लोग आगे भी पढ़ोगी ना? रुबाब की बात पर इन दोनों ने पहले रुबाब और फिर एक दूसरे को देखा। हाँ भाई, ज़ाहिरी बात है, तुम्हारा इरादा नहीं क्या आगे पढ़ने का? सफ़िया ने समोसा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यार मेरी डाइन मोमानी तो इंतज़ार में है कि कब मेरे इम्तिहान ख़त्म हो और कब वो मेरी शादी करवाएं। रुबाब की परेशानी की वजह यही थी। हाय सच बताओ यार, जल्दी शादी करो ताकि मैं अम्मी से नए नए कपड़े की फरमाइश करूँ कि दोस्त की शादी है। ये दोस्तें इतनी बुरी क्यों होती हैं इस मामले में? मेरी एक फ्रेंड है, मुझे ये कहती रहती है यार तीसरे दिन आके, हिबा
तुम शादी करा लो, तो ब्याह करा लो, यही कहती रहती है। और मज़े की बात है, जब मुझे ऐसे कहती है ना, मैं भी आगे से वही कहती हूँ। ऐसे ही कहती रहती है जैसे मुझे पता नहीं कितना कब मैंने उसे सता रखा हो। कसम से 2 महीनों से एक जोड़ा भी नहीं लिया। सनम चहक दी, बोली हाँ यार रुबाब, ये तो काम पहली ही फुर्सत में करो तुम। मुझे तो खूब सारा नाचना है तुम्हारी शादी में, ख़ानदान में भी अभी दूर दूर तक कोई शादी नहीं, बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो तुम कर लो। सफ़िया को अपने मज़े की पड़ी थी और रुबाब इन दोनों को मुंह खोले देख रही थी, जो इसकी परेशानी नहीं बल्कि अपनी खुशी देख रही थी। कितनी कमीनी हो तुम दोनों, मतलब तुम लोग तो कुछ घंटे मज़े करके चली जाओ, तुम दोनों के मज़े की खातिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, हद है वैसे। रुबाब गुस्सा करती बोली, यार सोचो ना कि तुम्हारी शादी होगी, घर में तुम्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ढेर सारे कपड़े और जेवर मिलेंगे तुम्हें। बेटा ठाठ है तुम्हारे, शादी कर ले। सनम की बात सुनकर रुबाब ने इसको घूरा, अच्छा बच्चों ऐसी बात है तो तू कर ले शादी। यार मैं तो कर लेती पर अब्बा नहीं मानेंगे ना, वरना मैं तो लो अभी ही तैयार हूँ। सनम अफसोस करती बोली, कितनी खुशकिस्मत हो तुम लोग, आज मेरे भी अब्बा जिंदा होते ना तो देखती मैं अपनी डाइन ममानी को। रुबाब दुख भरे लहजे में बोली। रुबाब कॉलेज से आई और अपना बैग सोफे पर फेंक के जूतों समेत सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर गई। यहाँ क्यों सोई हो, मेरा सोफ़ा ख़राब हो रहा है, हटाओ अपने पैर। नौ साला नादर, सॉरी, जो कि सलार का बीच में नहीं 9 साला नादर, जो कि रुबाब की ममानी रुखसार का बेटा था, इसको जूतों समेत सोफे पर लेटा देखा तो चिल्ला कर बोला। रुबाब इसके चिल्लाने पर थोड़ा सा चेहरा ऊपर किए इधर उधर देखने लगी और जब देखा कि कोई नहीं है तो वापस से वहाँ इसी तरफ लेट गई। चल चश्माटों से ज़्यादा सर ना खा, रफू चक्कर हो जा यहाँ से, रुबाब ने इसको टालने से अंदाज से कहा। मैं अम्मी को बता दूंगा छिपकली, अगर तुम यहाँ से नहीं उठी तो। नादर ने इसको धमकी थी और अपनी बहन का सिखाया हुआ नाम छिपकली से मुखातिब किया इसको। रुबाब इसकी बात सुनकर सोफे से उठ बैठी। क्या कहा तुमने, छिपकली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुबाब गुस्से से बोली। इसको वो लक़ब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हाँ तुम छिपकली हो, फारिया बाजी कहती है तुम छिपकली की तरह चिपको, पतली सी और बेहद तंग करने वाली लड़की हो। नादर ने अपनी बहन का सिखाया हुआ सबक इसके सामने दोहराया। अबे ऐसी लगाऊंगी ना कि चश्मा 100 फीट दूर जाकर गिरेगा तुम्हारा। और तुमने खुद को देखा है, 1 रुपये वाले काले बेकार और खोटे सिक्के हो तुम। और तुम्हारी ये मोटी बहनें फारियाबाजी, सॉरी मोटी भैंस फारियाबाजी, सारे घर का खाना तो ये खा जाती है और फिर भी कहती है कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं, फिर भी नहीं पता नहीं क्यों मोटी हूँ। रुबाब टेढ़ा मुंह बनाया फारिया की नकल करती हुई बोली। रुको मैं फारिया बाजी को भी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादर चश्मा उंगली से ऊपर करता हुआ भागा। रुबाब भी इसके पीछे लपकी। रुक चश्माटू, शिकायती कबूतर। रुबाब इसको ना रोक पाई तो एक कुशन इसके तरफ फेंका। नादर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे से आते रुखसार के चेहरे पर जा लगा। रुखसार ने रुबाब को घूरा। रुबाब ने अपने हाथ अपने मुँह पर रख लिए और नादर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रुबाब की खैर नहीं। सॉरी ममानी, वो मैं। नादर अपने कमरे में जाओ, रुखसार रुबाब की बात काटती हुई बोली। नादर रुबाब को ज़ुबान दिखाता चला गया पर अभी वो इसको कुछ नहीं कर सकी सिवाय घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा? मासूम तो कहीं से नहीं था। रुखसार सोफे पर बैठी अपनी लिपस्टिक जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी थी इसको और गहरा करती हुई बोली। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था, हर वक्त ही सजी धजी रहती थी। बालों का ऊंचा जूड़ा, मेकअप से लबरेज चेहरा, जामुनी रंग की लिपस्टिक और काजल से लगाया हुआ तिल जो कि वो खुद अपने गाल पर लगाया करती। रुबाब इसको जब भी देखती इसको स्नो वाइट की सौतेली माँ याद आती जो इसी तरह सजी धजी रहती और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ज़्यादा मत बोला करो मेरे सामने, कितनी बार कहा है, लड़कियां अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बोलती हुई। अब वो खुद को आईने में देखती बोली। रुबाब ने इसको ख्याली तसव्वुर किया। आईने ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला? रुबाब अपनी ही आती सोच पर मुस्कुरा दी। ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? रुखसार अपना पर्स बंद करती बोली। रुबाब वहाँ खड़ी बस लपी काटती रह गई। आखिरी इम्तिहान था ना तुम्हारा आज, हो गया? जी हाँ, चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है, बता रही थी अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले, तुम्हारे मामू ने तुम्हें बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब तो बस पढ़ लिया, वो लोग कल डेट फिक्स करने आएंगे। ठीक, रुखसार ने रुबाब को और परेशान कर दिया। इसने मुंह बनाए सर हिलाया। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। वो अपने सोने के कंगनों को
छेड़ती हुई बोली। लेकिन लंच तो मुनाज़मा बनाती है ना। वो हैरत से बोली। आज तुम बनाओगी, नादर से लड़ने की सज़ा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी। नादर से लड़ने की सज़ा है? मेरे मासूम बच्चे से क्यों लड़ती हो? मुझे बड़ा शौक है इनके मासूम बच्चों से लड़ने का। जैसे और ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो इनसे लड़ूंगी नहीं तो क्या करूंगी? डाइन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी गहराई में जाके वैसे क्यों पढ़ रही हूँ जैसे मैं रुबाब हूँ। रुबाब चलती चलती इसकी नकल उतारती अपनी आग बुझाने की कोशिश करती जा रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना रुबाब। ओफ अल्लाह, माई फेवरेट। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी फारिया ने इसको आवाज़ लगाई थी। जी। रुबाब ने सर उठाए ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा। इसकी माँ अम्मा की नौकर हूँ ना मैं, बुलडोज़र कहीं की। रुबाब बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। रुबाब 6 साल और इसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फ़ारूक और ज़रका का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। और तब से हमीद रुबाब के मामू ने इन दोनों को पाला पोसा और इनकी ज़िम्मेदारी ले ली। ज़िम्मेदारी क्योंकि इन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई और दूसरा ना था हमीद के अलावा। हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी। सिर्फ महीने में 1 हफ़्ता अपनी फैमिली को टाइम दिया करते। माली हालात काफ़ी अच्छे थे इनके, जिस वजह से वो सबको आराम से खिला पिला सकते थे। इनका एक बेटा नादर और बेटी फारिया थी। नादर अभी 3री जमात में था और फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। इसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम की इंटर के बाद शादी करवाई गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ी थी। हमीद ने तो काफ़ी इनकार किया कि अभी मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने इनको ये कहकर मना लिया कि पराई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम इन पर आना है, इसलिए इज्जत से इसको अपने घर का कर दें, इससे ये वो भी खुश रहेगी अपने घर में। मरियम की शादी फराज से हुई थी जो कि हमीद के दोस्त का बेटा था और एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी पर इन दोनों मियाँ बीवी और एक लड़के के लिए काफ़ी थी। रुबाब का 2 महीने पहले एक बड़े घराने से रिश्ता आया था जो काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि वो इसकी बेटी फारिया ले। इसने कई सारी कोशिशें भी की पर उन लोगों को रुबाब भी अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे। हमीद ने इनको 2 महीने का वेट करने को कहा। अच्छी जान पहचान थी हमीद की इनसे, जो कि कराची में ही रहा करते, तो हमीद को ये रिश्ता रुबाब के लिए सही लगा और वो मुतमईन भी रहते। इसलिए बददिल होकर आखिर रुखसार को भी मानना ही पड़ा। शुरू से लेकर ही रुखसार का रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक ना था। हर घर का काम इनसे करवाया जाता और जब हमीद हैदराबाद आते इनके सामने रुखसार अच्छा होने की एक्टिंग किया करती। बाकी हमीद का रवैया जैसा अपने बच्चों के साथ था वैसा ही रुबाब और मरियम के साथ भी। अक्सर देखा जाता है फसादन औरतें होती हैं। लाइक ना ऐसे कोई हो ना ऐसा सीन, तो मर्द अक्सर ना बर्दाश्त करते हैं, साथ भी दे देते हैं, औरतें फसाद करती हैं। अब मुझे बोला ना जाए, ये सच है। मरीम की शादी भी काफ़ी धूमधाम से की गई और हमीद ने इसको बहुत कुछ दिया। बस कभी कभी रुखसार की चुपड़ी बातों में आ जाया करते। रुबाब मुंह बनाए कोफ्ते बना रही थी। स्नो वाइट अब फंस चुकी है। इसकी डाइन मोमानी ने इस पर बहुत काम डाल दिए हैं और ख़ुद खड़ी आईने के सामने आईने से पूछ रही होगी कि आईने आईने ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला। और आईना सामने से कहता होगा मेरी मलका आप। और फिर डाइन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती। रुबाब हर वक्त ही अपने दिमाग में अपनी स्नो वाइट और रुखसार डाइन की कहानी बनाती रहती। फारिया किचन में उसको तंग करने के लिए करने की गर्ज से आई। क्या हो रहा है छिपकली, आज तो लंच भी तुम्हें बनाना पड़ा। वाह। फारिया कोफ्तों को देखती हुई तंजिया बोली। हाँ बता तो ऐसे रही हैं आप फारिया बाजी जैसे मुझे मालूम ही ना हो कि मैं यहाँ खड़ी लंच बना रही हूँ या डिनर। रुबाब चूल्हे की आग तेज़ करती बोली और लफ्ज़ों की आग फारिया को भी लग गई। ज़्यादा बकवास मत करो, जानती हो ना कि मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो तुम। फारिया दांत पीसती हुई बोली। तो वो मेरे भी मामू लगते हैं, सुना आपने। रुबाब बुरा मुंह बनाती बोली। इसको ये ताना बिल्कुल भी अच्छा ना लगता जो वो बचपन से ही सुनती आ रही थी। आई बड़ी मामू हैं। फारिया वहाँ से सेब लेकर निकल गई। बुलडोज़र सारे सेब ले जाती है, ये 2 भी क्यों छोड़ कर गई है। रुबाब ने 2 बचे हुए सेबों को देखकर खुद कलामी की। अभी इसको मज़े के कोफ्ते खिलाती हूँ। मैं भी सोचूँ दी सी इन्हें कुछ किया क्यों नहीं। मैं पंजाबी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने स्पेशली कहा था कि आप पंजाबी में रिव्यू दिया करें।
सारी उम्र याद करेगी कि रबाब फारूक के हाथों के बने कोफ्ते खाए थे। रबाब ने शरारत से कहा, उफ अम्मी बहुत मिर्चें हैं, पानी पानी। फारिया ने कोफ्ते जैसे ही खाए इसकी ज़बान मिर्चों से जल गई। रबाब ने इसको पानी का गिलास थमाया और मुंह झुकाए अपनी हंसी दबाने लगी। अम्मी ये सब इस रबाब ने किया है, जानबूझकर इसने कोफ्ते इतने तीखे बनाए हैं। फारिया ने रुखसार से शिकायत लगाई। नहीं ममानी जान, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुलाजमा मेरे साथ खड़ी थी, आप इनसे पूछ लें। रबाब ने मुलाजमा पर इल्ज़ाम डाल दिया। रुखसार ने मुलाजमा को देखा जो परेशान सी खड़ी थी। रबाब ने इसको आंखें दिखाई कि इसके हक़ में बोले। जी मैम साहिबा, मैं इनके साथ थी, रबाब बीबी ने कुछ नहीं किया। मुलाजमा के कहते रबाब ने चैन का सांस लिया। फारिया शायद तुम ही मिर्चों की कच्ची हो, रुखसार ने कहकर फिर से खाना खाना शुरू किया और फारिया रबाब को देखती रही जो इसको देखकर तंजिया मुस्कुरा रहे थे। अच्छा बदला लिया तुमने। रबाब ने इसको चढ़ाने की खातिर दाएं आंख दबाई। फारिया की रग रग में गुस्सा दौड़ गया। सुबह रबाब अंगड़ाई लेती हुई उठी तो सामने मरियम को देख जो अपने एक साला बेटे मुबीन को खाना खिला रही थी। रबाब को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। अप्पू तुम यहाँ इस वक्त? रबाब जमाई रोकती हुई बोली, इस वक्त से क्या मुराद रबाब, 1 बज रहा है और आज तुम्हारे रिश्ते वाले जो आ रहे हैं तो इसलिए मुमानी ने बुला लिया कि मैं भी देख लूँ कैसे हैं वो लोग। मरियम ने इसको अपने आने की वजह बताई। आपको रिश्ते वाले? उफ ऐसा ना कहें, मेरी उम्र ही क्या है भी कि शादी करके बैठ जाऊं। रुबाब परेशान होकर बोली, रुबाब तुम अब कोई बच्ची तो हो नहीं, मुमानी ने हमें सारी उम्र हमें घर में रखा, अब तुम्हें भी चाहिए कि इनकी बात मानो। मरियम ने इसको समझाना चाहा। मुमानी ने नहीं, मामू ने रखा है अपने घर में। मुमानी का बस चले तो हमें अभी निकाल दें जैसा कि वो अभी कर रही हैं, और मैं मामू से बात करती हूँ ना आपको, वो मान जाएंगे। रुबाब को रुखसार पर काफ़ी ज़्यादा तब चढ़ी हुई थी और इसने नई तरकीब सोची। मामू का भी यही फ़ैसला है और शायद वो तुम्हारी ज़िद मान भी लें, पर ममानी तुम्हारा जीना अजाब कर देंगी। मरियम को रुबाब की अकल पर हैरत हुई। उफ, स्नो वाइट की कहानी की सबसे बड़ी दुश्मन तो यही बनी हुई है, सबको अपने जादू के जाल में काबू कर लिया है, जिसमें आप अपू तुम भी आ चुकी हो। रुबाब पर स्नो वाइट की स्टोरी का कुछ ज़्यादा ही असर था। अल्लाह कितना बोलती हो रुबाब, अब इनके सामने मत बोलना इतना, और अगर बोलो तो क्या वो रिश्ते से इनकार कर देंगे? रुबाब ने चहकती बोली, मेरे जैसी लड़की। रुबाब पागल मत बनो और मुबीन को संभालो, मैं किचन में काम देख कर आई, वो लोग रास्ते में हैं, आते होंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। मरियम मुबीन को रुबाब को थमाए चली गई। उफ, स्नो वाइट की कहानी में अब और मुश्किलात आने वाली हैं, अल्लाह करे गाड़ी ही ख़राब हो जाए इनके रास्ते में ही और कोई टैक्सी भी ना मिले। आमीन आमीन, मैंने कहा बहन। रुबाब ने मन ही मन में इनको बद्दुआ दी। रुबाब बेड पर बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी। आज स्नो वाइट को लोग देखने आ रहे हैं और स्नो वाइट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, किसका होने वाला हम सफ़र इसका हीरो होगा या कोई और विलन इसकी ज़िंदगी में आने वाला है। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो रुबाब को अपनी सोचों में गुम होता देखा। पीले शलवार सूट में मलबूस और रेशमी आंचल फैला कर पहना गया था, बालों को जूड़े में कैद कर रखा था और आगे से 2 लटें झूल रही थी। तैयार होगी हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और ये मुबीन को पकड़ो, मुझे किचन में काम है। रुबाब ने मुबीन को लिए अपनी गोद में बिठा दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना इन लोगों के पास, आपू बस डेट फिक्स करने आए हैं, वो करके चले जाए ना वो लोग। रुबाब बैकग्राउंड पकड़े ज़िद्दीपन से बोली, ये वो लोग क्या है, ससुराली हैं तुम्हारे। और रुबाब चलो ज़िद ना करो, उठो बच्चा। मरियम ने इस बार इसको प्यार से समझाया और इसको बैकग्राउंड से अलग करने की कोशिश की। आपको नहीं ना प्लीज़, ये ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो, मम्मा किसी ऐसे काम के लिए लेके जा रही हूँ जो आपको ना पसंद हो। रुबाब और ज़्यादा चिपक गई क्राउन से। अरे रुबाब क्या बचपना है, चलो मम्मा निशान बुला रही हैं तुम्हें। मरियम थक गई थी इसको यूँ खींचते। वो डाइन अपने बुलडोज़र की तो शादी करवा नहीं रही, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, इतना शौक है तो पहले इस घर पर जिसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है इस मोटी को चलता करे ना। रुबाब को सबसे ज़्यादा गुस्सा रुखसार पर ही था। रुबाब ऐसा नहीं बोलते। मरियम ने इसको घूरा। रुबाब जल्दी आओ, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। रुखसार ने आकर कहा, चलो जल्दी से। मरियम ने धीरे से रुबाब को कहा, दुपट्टा इसके सर पर कर लिया। रुखसार वहाँ से चली गई, वो दोनों भी इसके पीछे चली गई। लाउंज में नूरीन बेगम और इनकी 2 बेटियाँ ताहिरा और आयशा इनके साथ बैठी हुई थी और इस नाजुक लड़की को देखा जो नज़रें झुकाए आ रही थी। ये नाजुक कहीं से भी नहीं है, गलतफहमी दूर कर ले अपनी।
सफ़ेद चमकती रंगत, पतले से गुलाबी होंठ, छोटी मगर गहरी काली आंखें। वो लड़की दिखने में नूरीन बेगम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आओ बेटा हमारे साथ बैठो। नूरीन ने इसको अपने पास बुलाया और बाप चलकर सोफे पर इनके साथ बैठ गई। माशाल्लाह काफ़ी हसीन है आपकी लड़की, लगता है बहुत लाडों से पाला है आपने इसको। नूरीन ने मुस्कुराते हुए रुखसार बेगम से कहा, हाँ भाई, इसके माँ बाप के बाद हम ही तो इसके अपने हैं। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है। नाउज़ुबिल्लाह, मजाल हो जो किसी काम को हाथ भी लगाने दूँ इनको। अस्तगफिरुल्लाह। ना बाबा, मैं तो इनको कहती हूँ कि बस ऐश करो मामू के घर। ला हौला वला कुव्वता, अपने घर ही जाकर काम कर लेना। अब देखें, हैं तो मेरी बेटियों जैसी दोनों ही, मेरा दिल नहीं मानता कि बच्चियों से काम करवाऊँ। रुखसार कमाल की एक्टिंग करती हुई अपना इंप्रेशन जमाने में लगी हुई थी। बड़ी यंग अपनी बेटियों जैसी समझती हैं। अपना उल्लू सीधा कैसे कर रही हैं दूसरों के सामने। वाह मुमानी जान, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। रुबाब ने इस छोटी औरत को देखते हुए दिल में कहा, हाँ वैसे मेरी बेटी फारिया है ना, काफ़ी सुगड़ है। मना करने के बाद भी कहती है कि काम करना अच्छा लगता है, करने दे। रुखसार ने अपनी बेटी को अच्छा दिखाना चाहा। फिर तो इनके बच्चे और शोहर काफ़ी खुशनसीब हैं कि ऐसी बीवी और माँ मिली है। आयशा ने फारिया को देखकर कहा, जो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थी। इसकी भी बिल्कुल गोरी रंगत और उम्र भी बस रुबाब से 2 साल बड़ी थी, लेकिन कहीं से भी वो 21 साल की नहीं लग रही थी। इसमें भी हीरोइन को 19 का दिखाया गया है। तो आयशा ने खुद से ही अंदाज़ा लगा लिया कि इसके तो बीवी बच्चे, इसके नहीं, इसके मियाँ बच्चे होंगे, बीवी बच्चे नहीं, वो कभी किसी की बीवी है। आयशा थोड़ी मुँहफट थी। फारिया ने मुंह खोले इस लड़की को देखा, वो इसको बिल्कुल जहर लगी। रुबाब हंसी छुपाने को सर मजीद झुका के, जी नहीं, ये रुबाब से बस 2 साल ही बड़ी है, शादी नहीं हुई अभी। चल गुम हो गया, पेज भी चलता बना। शादी नहीं हुई अभी तक इसकी। रुखसार ने तस्दीक की। फारिया मुंह बनाती वहाँ से उठकर चली गई। बाकी सब मुस्कुराहट दबाने लगे। वैसे फारिया बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, इनकी हाथ की चाय पीना बहुत पीना मत भूलिएगा। रुबाब ने फारिया को बुरी तरह फंसा दिया। रुबाब मुंह फुलाए मरियम के बेटे मुबीन को उठाए चक्कर लगा रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रोए जा रहा था। देखो अच्छे बच्चे हो ना, चुप कर जाओ, प्यारे हो ना तुम मुबी। रुबाब ने इसको बहलाने की कोशिश की तो वो और रो पड़ा। टकला बच्चे ऐसे होते हैं क्या, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। रुबाब ने चिढ़ खाई। रुबाब रो रहा है क्या मुबीन? मरीम कमरे में दाखिल होती बोली, दिख नहीं रहा आपको अप्पू, कब से मेरे कानों में चीख चीख कर रो जा रहा है। कानों के पर्दे डैमेज कर लिए होंगे इसने मेरे। रुबाब ने मुबीन को मरीम को दिया। और रुबाब, इसको भूख लगी होगी ना, पागल कुछ खिला देती। मरीम की बात का जवाब दिए बिना वो कमरे से बाहर आ गई और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी मुझसे चाय बनवाने की? ये ज़्यादा होशियारियाँ मत दिखाया करो तुम छिपकली। फारिया मौका देखते इस पर बरस पड़ी। रुबाब जब मुँह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी, इसकी बात सुनकर रुबाब की हंसी छूट गई। हंस रही हो तुम? देखा नहीं कैसा मुँह बना रहे थे तुम्हारे ससुराली मेरी चाय पीकर, जैसे चाय नहीं जहर पिलाया हो मैंने। फारिया को और गुस्सा आया। वैसे फारिया बाजी, आपकी चाय किसी जहर से कम भी नहीं थी। आपको तो पैसे देने चाहिए मुझे कि मैंने आपकी चाय का एक फुल मग पिया। और अब मैं क्या करती? मुमानी आपकी इतनी तारीफ़ कर रही थी, मैंने कहा चाय पी कर देख ली जाए। रुबाब अपनी लंबी सी चोटी एक अदा से पीछे छिटकती हुई बोली, छिपकली ज़्यादा होशियार मत बनो तुम। वैसे तुम्हारी सास और नंदे काफ़ी चालाक औरतें लग रही हैं मुझे, बच के रहना बाबा। फारिया ने इसको बदगुमान करना चाहा। क्यों फारिया बाजी, आपको उन्होंने मेरी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा समझ लिया इसलिए? रुबाब इसका इरादा समझकर वापस इसको चिढ़ाती हुई बोली, मैं तुम्हें देख लूँगी। फारिया गुस्से से उठकर चली गई। हाँ तो अभी देख लें बुलडोज़र, आपके सामने तो बैठी हुई हूँ। रुबाब वापस से टीवी देखने लगी। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, तुम्हारी बहन से तो कोई काम होता नहीं है, अपने बच्चे के साथ ही लगी पड़ी है। रुखसार खफा होती हुई आई और रुबाब से रिमोट लेकर दूसरा चैनल लगा दिया। रुबाब ने इसको खार खाती नज़रों से देखा। जाती हूँ चाय बनाने। रुबाब किचन की तरफ बढ़ती। फेवरेट ड्रामा चल रहा था मेरा, रिपीट में भी नहीं देखने देती। डाइनुफ देख रही हैं आप लोग स्नो वाइट पर कितने जुल्म होते हैं। वो चंद मिनट बैठकर टीवी भी नहीं देख सकती। रुबाब बुरी तरह से झुंझलाई। मरियम मुबीन को खाना खिला रही थी जब रुबाब इसके साथ बैठी और इसके गिर्द अपनी बाहें बांधती। मेरी प्यारी अप्पू जान, क्या काम पड़ गया अब? मेरी मम्मा ऐसे कहती है, इसने कोई काम करवाना होगा या पैसे लेने होंगे मैं जब भी ऐसा करूँ तो।
अगर वैसे भी कर दूँ ना तो समझती ही नहीं है, यही कहते हैं कि बस कोई काम ही करवाना होगा। मरियम समझ गई इसका कोई काम अटका है। मैं अब ज़्यादा मक्खन नहीं मारूंगी, ये बताएं डेट क्या फिक्स हुई? रुबाब इससे अलग होती हुई बोली। मरियम इसको देख कर मुस्कुराई। बस 2 दिन में मामू जान आ रहे हैं, फिर फंक्शन शुरू हो जाएंगे और ठीक 8 दिन बाद रुखसती। 8 दिन? बस इतने कम दिन? मेरा रिजल्ट तो आने का वेट करते हैं आप लोग। रुबाब हैरान हुई। अब रिजल्ट में तो काफ़ी देर है, अब रिजल्ट तुम अपने ससुराल देख लेना। वैसे भी इनको मामू जान ने पहले ही बहुत पेंडिंग में रखा है, अब वो देर नहीं करना चाहते। उफ, अब वो चुप करें, मुझे टेंशन होती है शादी का सोच कर ही। नए घर में एडजस्ट कैसे करूँगी? अल्लाह। रुबाब सर हाथों में थामे बैठ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो आंटी भी बहुत स्वीट लगी। मरियम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, और आंटी का बेटा वो कैसा है? अच्छा दिखता है? कोई पिक्चर विक्चर है आपके पास? रुबाब एक्साइटेड होती हुई बोली। ये बता रही हूँ कि हैंडसम बहुत है दिखने में, और पिक्चर तो मेरे पास कोई नहीं, मुमाने के फ़ोन में देखा था। मरियम ने आंख मारते कहा। अच्छा पक्का ना? ऐसा ना हो कि फराज भाई जैसे हों, गपलू से टम्मी निकली हुई हो, बड़ी सी मूंछें और बस साइड से थोड़े से बाल, बाकी गंजेर। वो आपने टेंशन में आकर कहा और मरियम के शोहर की मजाक उड़ाई। शर्म करो कर लो रुबाब थोड़ी सी। मरियम को अपने शोहर की मजाक बर्दाश्त नहीं हुई। आए है मोहतरमा गुस्सा हो रही हैं, इनके शोहर को कुछ ना बोला जाए। रुबाब शरारत से इसको चिढ़ाती हुई बोली। तुम्हें भी लगेगा बुरा एक दिन जब कोई तुम्हारे शोहर का मजाक उड़ाएगा, देखना बेटा। मरियम इसके सर पर चिपट रसीद करती हुई बोली। अच्छा, वैसे नाम क्या है इनका? शान मलक। ओह, तो स्नो वाइट की ज़िंदगी में इसका प्रिंस आने वाला है। शान मलक, नाम तो काफ़ी सूबर है। अल्लाह करे दिखने में भी अच्छा हो, बिल्कुल हीरो जैसा, वरना ऐसा ना हो कि वो बदतमीज़ सफ़िया और सनम मेरा मजाक बनाना शुरू कर दे। इज़्ज़त का सवाल है भाई, पर प्रिंस क्या वाकई में होते हैं? दिखने में अच्छा हो ठीक है, लेकिन बिहेव भी अच्छा हो, ये भी दुआ कर लो ज़्यादा। रुबाब सीढ़ियों पर बैठी अपने दुपट्टे के साथ खेलती हुई सोचे जा रही थी। इसमें बहुत वर्ड रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया ना। इस पर सबसे ज़्यादा मेन मसला पता, वो 2 आंखों वाली है को जो एक्सचेंज की है ना दूसरी है से, वही सबसे मेन मसला है। इस वजह से मुझे काफ़ी वर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है। ये मैं काफ़ी देर से पढ़ती आई हूँ, इस वजह से मुझे समझ आ रही है। इसी दौरान नादर सीढ़ियों से भागता हुआ आया और रुबाब का हाथ कुचलता हुआ चला गया। और रुबाब कराही। नादर ने शैतानी मुस्कुराहट उछाली। अंधे हो, देख नहीं सकते हो? सॉरी, तुम तो वाकई अंधे हो, चश्मिश कहीं के। रुबाब गुस्से से बोली और अपना हाथ चलाया। सफ़ेद हाथ पर लाल निशान पड़ चुका था। चिपकली, अपने लैम जोक्स मारना बंद करो, कोई नहीं हंसने वाला। नादर अपना बाल हाथों में घुमाता हुआ बोला। तुमसे किसी ने पूछा नहीं, शैतान कहीं के? दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से, वरना ऐसा मारूंगी ना कि सारी उम्र इन सीढ़ियों पर से उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहेगा तू। रुबाब पूरी लाल पड़ चुकी थी गुस्से से। नादर ने इसको बाल दे मारी जो कि रुबाब के सर पर लगी और हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। कितना बदतमीज़ बच्चा है। रुबाब अपने सर पर हाथ रखती हुई उठकर इसको अच्छी वाली सुनाने जा रही थी, पर दरवाजे पर खड़े हमीद साहब को देखकर चुप होगी, जो नादर कर देख चुके थे और अब इसी को घूर रहे थे। मामू जान कैसे हैं आप? रुबाब तोड़ से गले लगी। मैं तो ठीक हूँ, पर शायद नादर का दिमाग ठीक नहीं है। क्या हरकत थी ये नादर? हमीद नादर से बोले जो सर झुकाए खड़ा था। रुबाब ने नादर की शामत आती देखी तो एक शैतानी तरकीब इसको सूझी। मामू मैंने तो बस इसको कहा था मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो ये नाराज़ हो गया कि 5 वाली नहीं 10 वाली दो, और बाल मेरे सर पर मार दी। अभी भी दर्द हो रहा है मामू जान। रुबाब अपने सर पर अपना हाथ रखती मासूमियत से बोली। नादर तो हैरान होकर इसको देख रहा था, जिसने बड़ी सफाई से सारा इल्ज़ाम इस पर डाल दिया था। अब्बू ये झूठ बोल दिया, कितनी झूठी हो तुम? नादर सख्ते से बोला। खामोश हो जाओ नादर, मैंने देखा है कैसे तुमने बच्ची के सर पर बॉल मारी है, और तुमसे बड़ी है ये, इससे आप कहकर मुखातिब किया करो। आई समझ, आइंदा मुझे तुमसे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमीद इसको डांट कर रुबाब के सर पर हाथ रखे वहाँ से निकल गए। अच्छा सबक सिखाया ना, ये सज़ा मेरा हाथ कुचलने की थी, और जो तुमने मेरे सर पर बॉल मारी है ना, इसका बदला अभी बाकी है। रुबाब इसको ज़बान दिखाती वहाँ से उछल कर चली। फारिया बाजी सही कहती है, चिपकली है ये, चिपकू और तंग करने वाली। जंग भी जारी है। नादर भी खुद से बड़बड़ाया। रुबाब सुबह लोन में टी पिंक रंग के शलवार सूट में मलबूस लंबी चुटियां बनाए नादर से बहस करने में लगी थी। तुमने अब अगर मुझे चिपकली कहा ना तो खोटे सिक्के नाली में फेंक दूंगी तुम्हें, और तुम जितने हो ना तुम वहाँ से मिलोगी भी नहीं। रुबाब नादर का कान खींचती हुई बोली। नादर ने अपने पैरों में पड़ा फुटबॉल उठाकर उसको जोरदार किक मारी और बाल रुबाब के घुटनों में जा लगी। खोटे सिक्के। रुबाब इसका कान छोड़कर अपना घुटना सहलाने लगी और इसके पीछे दौड़ती। इससे पहले बाहर का दरवाज़ा बचा, बाद में सबक सिखाती हूँ इसको। दुपट्टा गले में ठीक करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला एक मगरूर शख्स खड़ा दिखाई दिया। एक गंदमी रंगत वाला हट्टा कट्टा लंबे कद का मालिक, हल्की सी शेव तरतीब से बने बाल
और आंखों पे सनग्लासेस लगा हुआ, वो ट्रैक सूट में था। हाय कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के प्रिंस जैसा। रुबाब ने इसको देखते हुए सोचा, हट कमीनी क्या सोचे जा रही है, अब रिश्ता हो गया है तुम्हारा। रुबाब ने अपनी सोचों को झटका, वो लड़का दरवाज़ा खोलते ही अंदर की तरफ घुसा और इसके पीछे 2-3 आदमी टोकरियों में कुछ सामान लिए अंदर दाखिल हुए। रुकिए रुकिए, कौन है आप और ऐसे कैसे घर में घुस आए हैं? और ये टोकरे इनमें कोई बम छुपाया हुआ है क्या? तुम किडनैपर हो, किसी को किडनैप करने आए हो? पहले तो तुमने किडनैपर को दरवाज़ा खोला, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ कहना बाजी मैं किडनैपर हाँ। इन्ना सीधा आना हो। रुबाब रवानगी से हैरान होते हुए बोली कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वही शख्स अंदर घुस आया। फिर रुबाब जो अंदाज़े लगा सकती थी इसने लगाए, जबकि अंदाज़े सभी बेवकूफ़ाना थे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। वो शख्स अपने ग्लासेस उतारता हुआ इत्मीनान से बोला। रुबाब ने इसकी आंखें देखी, गहरी, काली और संजीदा। तो क्या कोई शोर हो? वैसे लगता तो नहीं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत है, अच्छे ख़ानदान के लगते हो। रुबाब इसका हुलिया देखती हुई बोली, एक नाम नोट करो। वो शख्स बिना रुबाब की तरफ देखता हुआ संजीदगी से बोला और अपना एक ईयरफोन कान से निकाला। हैं, क्या मतलब? रुबाब हैरान हुई। अजीज़, ये पता नहीं आगे कौन सा नाम लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं में लिखा हुआ है बस। एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनसे अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। इत्थे रख। वो आराम से कहकर तीखे तेवलिए वहाँ से निकल गया और रुबाब मुँह खोले इस मगरूर से शख्स को देखेगी जो इतनी बदतमीज़ी कर गया था। देखने में ही प्रिंस था ये तो, बाकी अंदर से पूरा विलन। रुबाब उकताहट से बोली, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? रुबाब ने उसके एक आदमी को जाता हुआ देखा तो पूछ बैठी जो इस शख्स से पीछे बाहर निकले थे। जी ये हमीद साहब का घर है ना, हम मिठाई लाए थे बेगम साहिबा के कहने पर। वो आदमी कहकर चला गया, शायद वो सभी बहुत जल्दी में थे। अच्छा, मामू जान के होंगे कोई दोस्त, हमेशा ही मिठाई भेजते रहते हैं, कोई इस तरह तो कभी नहीं कि लोग टोकरी लेकर अंदर ही आ गए बिना इजाज़त से, वो भी। खैर मेरा क्या, कोई होगा अमीर पार्टी। वो कंधे उचकाती वहाँ से चली गई। वो टहलती टहलती लाउंज में गई तो वहाँ उसको फारिया और नादर मिठाइयों पर टूटते हुए नजर आए। नादर तुम मत खाओ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी खाना शायद फारिया बाजी को ही लग जाता है। रुबाब वहाँ से कहकर भाग गई और दोनों भाई बहन पीछे-ताप खाते रह गए। रुबाब की आज मेहंदी हो गई थी और वह कमरे में बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी जो कि बाहों तक भरी हुई थी। वो अपने हाथ की खूबसूरत डिज़ाइन देख रही थी। शायद इसने मेहंदी तकरीब 10 साल बाद लगाई थी तकरीबन। इसको रुखसार किसी भी किस्म का फ़ैशन वगैरह नहीं करने देती थी, ना मेहंदी, ना हेयर कटिंग, ना कोई मेकअप वगैरह, इसीलिए कि वो जानती थी कि रुबाब खूबसूरत है और अगर वह सच सच के घूमे तो इसकी बेटी फारिया को कौन देखेगा जो हर वक्त टिप टॉप तैयार रहा करती थी। स्नो वाइट अब बस कुछ दिन ही इस घर की मेहमान है। स्नो वाइट याद करेगी इस घर को, यहाँ तक कि नादर और इस बुलडोज़र को भी। कहानी के विलन्स को कौन भूल सकता है भला, पर स्नो वाइट की ज़िंदगी बहुत अनरोमांटिक है। इसने अभी अपने हमसफ़र प्रिंस को नहीं देखा। ओह स्नो वाइट, तुम्हारी नादर जैसी खोटी किस्मत। मुझे तो लगता है ये जो लड़का भी आया था वही इसका हीरो है। वो अपनी मेहंदी को देखते हुए सोच रही थी। नादर और फारिया किसी शैतानी इरादे से इसके कमरे में आए। रुबाब ने इनकी आमद पर इन दोनों को देखा जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। रुबाब को दाल में कुछ काला लगा। मेहंदी तो अच्छी है रुबाब। फारिया इसके पास बैठी मेहंदी को देखती हुई बोली, पता है मुझे। रुबाब इसको देखते हुए बोली, वो समझती थी कि वो हरगिज़ इसकी तारीफ़ करने या किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, शान भाई का नाम लिखा है, दिखाओ। फारिया इसकी भरी भरी मेहंदी में कुछ तलाश करती बोली, हाँ है ना, ये देखें इस बेल के सामने। रुबाब शान का नाम सुनती एक्साइटेड होती हुई बोली और इसको अपनी मेहंदी में शान का नाम दिखाया। अरे नादर देखो, शान भाई का नाम भी है। फारिया के कहने पर नादर ने भी मेहंदी में देखा और नादर मेहंदी देख रहा था तो फारिया ने जानबूझकर इसको दिखा दिया जो वो पहले से ही सोच आए थे। और रुबाब ने इन दोनों का इरादा समझकर हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। फिर बीच की मेहंदी में साइड का एक फूल ख़राब हो गया था। रुबाब की आंखें फटी की फटी रह गई और वो दोनों अपना काम करके वहाँ से निकल दिए। ये क्या किया मामू जान? वो चलाती हुई इनके पीछे आई और हमीद को आवाज़ लगाने लगी। वो इसकी चलाती आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ रुबाब, सब ठीक है ना? हमीद परेशानी से बोले, मामू जान फारिया बाजी और नादर ने मेरी मेहंदी ख़राब कर दी, वो भी जानबूझकर। देखें, वो अपनी मेहंदी दिखाती हुई बोली और अब नादर और फारिया की शामतानी थी। हमीद नादर और फारिया को सुनाए जा रहे थे और रुबाब बड़े मज़े से दोनों की इज्जत फसाई होती देख रही थी। रुखसार ने मन ही मन सोच लिया था कि कल का सारा काम रुबाब से करवाएगी। कोई हाल नहीं है। रुबाब दुल्हन बनी बैठी थी और सिर्फ रोई जा रही थी। हाय मेरी किस्मत, इतनी आम सी शादी हुई, मेरी कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। क्या मज़ा ऐसी आम शादी का, ये तो हर किसी की होती है। रुबाब बच्चों की तरह रोई जा रही थी और मरियम परेशानी से कब से इसको समझा रही थी, जबकि पास बैठी फारिया मुसलसल हंसे जा रही थी और इसका मजाक बना रही थी। तो तुम कौन सी खास हो जो शादी भी खास हो, तुम्हारी आम सी लड़की हो।
आम ही शादी होगी, पर बदकिस्मती से शोहर हैंडसम मिल गया तुम्हें बस। फारिया ने फिर से इसका मजाक बनाया। आप तो चुप करो बुलडोज़र, अल्लाह करे आपको तो शोहर भी कोजा मिले। पता नहीं कोजे का क्या मतलब होता है, मतलब लाइक हमारे तो एक ही कोजा होता है। मैं आपको बताऊँ, आपने कोई हंसने लग जाना है। छोटा सा लाइक छोटा सा घड़ा नहीं होता जो, उसे कहते होते हैं, कुज्जी कहते हैं बल्कि, और मतलब लाइक ज़्यादा हो तो कुज्जे पंजाबी में। ये पता नहीं कौन सा कोजा है, मैं बहुत देर से ये वर्ड सुनती आई हूँ। रुबाब उस पर चलाई। भाड़ में जाओ, मैं तो चली डांस करने। फारिया मज़े लेती हुई उठ खड़ी हुई, ख्याल से कहीं स्टेज ना तोड़ देना। रुबाब ने इसी तरह रोते हुए भी इसको ना बख्शा। सफ़िया सनम इसको संभालो, मैं मेहमान देकर आई। मरियम वहाँ से उठकर चली गई। चल रुबाब अब रोना बंद कर, आज तेरा खुशी का दिन है यार, सनम ने शरारत से कहा। खुशी का दिन? हाय कैसी खुशी, कोई ड्रामेटिक टाइप की शादी होती, याद तो रहती। ये कैसी शादी हुई? शादी से पहले कोई रोमांस ही नहीं, ना ही होने वाले का मुंह देखा है, पता नहीं कैसा दिखता होगा कमबख्त। रुबाब ने अपना सर पीटा। अभी रोमांस तो शादी के बाद ही शुरू होना है। सफ़िया के कहती ही सफ़िया और सनम ने ताली मारी और हंसने लगी। नाली में जा गिरो तुम लोग। रुबाब इन पर लानत भेजती हुई अपना शरारा संभालती उठी। कमीनियों, लाइनर बिगड़ गया है, वो ही ठीक कर लो, किसी तो काम आ जाए करो आएगा। अब आप खुद को आईने में देखते हुए इन दोनों से बोले। रुबाब रुखसत होकर अपने ससुराल में बैठी थी। घर काफ़ी बड़ा था शान का, और घर में कम ही लोग थे, बस इसकी 2 बहनें, एक माँ और 2-3 मुलाजमा। शान के वालिद 8 महीने पहले वफात पा चुके थे, इसलिए अब शान ही सारे घर का सरबराह था। रुबाब इस सबके दरमियान अनकम्फर्टेबल फील महसूस कर रही थी। सिर्फ नूरीन बेगम, ताहिरा और आयशा ही वहाँ मौजूद थी, और शान मलक था कि अभी तक ज़ाहिर नहीं था। रुबाब को अभी तक अपने शोहर का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। बेटा तुम आराम करो अपने कमरे में, थक गई होगी ना, नूरीन बेगम रुबाब को बोली, जो शुरू से ही इससे काफ़ी शफकत से पेश आ रही थी। अब इनको क्यों थकना है भला, सारे फंक्शन में बस बैठी ही तो रही हैं। आयशा ने अपनी आदत से मजबूर इस पर तंज किया। आयशा आज तो खामोश हो जाओ और मैं आती हूँ। शान को फ़ोन करो ज़रा, कहाँ रह गया है पता नहीं। नूरीन इसको डांटती हुई वहाँ से चली थी शान को फ़ोन मिलाने। स्नो वाइट की एक फारिया से जान छूटी तो दूसरी पल्ले पड़ गई। रुबाब ने आयशा को देखते हुए सोचा, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, अभी तक नहीं आए, शायद आने का दिल ही नहीं कर रहा इनका। आयशा ने मौके का फ़ायदा उठाते एक और तंज उछाला। आयशा ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटती हुई बोली। वो आयशा के बरक्स काफ़ी सुलझी हुई थी, और रुबाब वो तो बस सर झुकाए इन दोनों की बातें सुन रही थी। ये भी गनीमत है कि वो दुल्हन है और सर झुकाए बैठी बातें सुन रही है। अगर ना होती ना तो आयशा को भी उसने फारिया जैसा ही हाल करना था। वैसे शान भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है ये शादी, इसलिए ज़्यादा नखरे उठवाने का मत सोचना, गुस्से की काफ़ी तेज़ है भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए जहर उगला। रुबाब ने इसकी तरफ हैरत से देखा और फिर ताहिरा को देखा। आंखों में सवाल था कि क्या वाकई ये सच है? मर्जी के खिलाफ होती तो वो शादी ही क्यों करते, बस अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती है, तुम टेंशन ना लो रुबाब। ताहिरा ने इसको प्यार से समझाया। वो रुबाब को बिल्कुल मरियम की तरह लगी। वैसे भी शादी कौन सा मेरी भी मर्जी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई अरेंज मैरिज। रुबाब ने मन ही मन सोचा। रुबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब शान नहीं आया तो वो टीवी खोल कर बैठ गई और वहाँ पे कार्टून चैनल लगाया और बड़े शौक से वो देखने लगी। चल मेरे भाई। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया और कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हनों के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया। इसका तो दिमाग ही चकरा गया। कमरे में सिर्फ टीवी की ही रोशनी थी और बाप की पुश्त शान की तरफ थी। वो ठीक तरह से इसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने इसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। रुबाब ने चेहरा मोड़कर इसको देखा और जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में टकराई, तुम दोनों एक साथ बोले, मेरा मतलब आप। रुबाब ने अपनी ही तस्वीर की और शान को देखा जो तीखे तेवल ये इसी को देख रहा था। वही गंदवी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शेवर, गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही है जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही स्नो वाइट के प्रिंस है। वाह, रुबाब ने मन ही मन सोचा। ये वही था जो इस दिन गेट पर आया था और बिना इजाज़त अंदर भी घुस आया था अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, पर रुबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रुबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया। आप शान हो? रुबाब ने खुशी और हैरत से पूछा। मेरी शादी तुम सरफिरी से हुई है? या अल्लाह, कहाँ फंस गया। शान ने खुद से बड़बड़ाया और बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। अप्पू ने कहा था कि दूल्हे के सामने शर्माना और ज़्यादा बात ना करना। रुबाब को मरियम की बात याद आई। वो सीधी होकर बेड पर बैठी दुल्हनों की तरह और शर्माने की कोशिश करने लगी। रहने पहनते को नहीं होना। शान ने इसको अजीब सी नजरों से देखा, जो कि पहले बड़े मज़े से बैठी थी, अब अचानक दुल्हन की तरह बैठ गई और आंखें नीचे किए मुस्कुरा कर शर्माने भी लगी थी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई
उड़ा हुआ है क्या? शान ने इसको एक नज़र देखकर कहा और अपनी आवाज़ उतार कर टेबल पर रख दी। आप कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा। शान ने पहले टीवी की तरफ देखा जहाँ कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा। नहीं, पागल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। शान ने तेवरी चढ़ाकर कहा। कंट्रोल रुबाब, कंट्रोल, इनसे नहीं लड़ना तुम्हें। रुबाब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। शान बेड पर इसके थोड़ा सामने होकर बैठा। रुके रुके, मैं घूंघट करूँ फिर आप इसको उठाना, मैंने देखा है ड्रामों में ऐसा होता है। रुबाब ने जल्दी से कहकर घूंघट कर लिया। तुम्हारे मामूर मुमानी पर केस करना चाहिए मुझे, शान ने उठाकर कहा और बेड से उठ गया। हैं, क्या मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर कहा। बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए, शान ये कहता हुआ वहाँ से उठा। मैं बच्ची हूँ? आपका मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या जो बार बार मतलब भी पूछती हो? शान उकताहट से बोला। रुबाब इसको गुस्से से धोने लगी। ये लो मुंह दिखाई। शान एक डब्बी इसकी तरफ चली और वाशरूम घुस गया। ऐसे देते हैं मुंह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज़ ही है भी कि नहीं? रुबाब इस डब्बी को खोलती हुई दांत पीसती बोली। स्नो वाइट के लिए सोने की अंगूठी डायमंड की होनी चाहिए थी ना? वो पसर मर्दगी से बोली। घूंघट तो उठा ले, तो इतना प्यार से किया था, खड़ूस। रुबाब ने तंगाकर अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया। रात का पता नहीं कौन सा पैर था जब शान की आंख खुली किसी के जोरदार खड़ाटों की आवाज़ से। शान ने मुड़कर देखा तो रुबाब बड़े मज़े से सोई खड़ाटे मार रही थी। खड़ाटे देना बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही, शान ने इसको झंझोड़ते हुए कहा। जी जी, क्या हुआ? स्नो वाइट ने कुछ नहीं किया। रुबाब उखला कर उठी। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो और ये खड़ाटे अब लिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा, शान गुस्से से बोला। अब खड़ाटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती ना इनको? रुबाब बेबसी से बोली। रोकना पड़ेगा, अब आई समझ? शान ये कहता हुआ वापस से सो गया। रुबाब सोचती रही कि कैसे खड़ाटे रोके जा सकते हैं। अब कोई तरकीब इसको नहीं सूझी तो लापरवाही से कंधे उचका कर सोगी और रात भर शान को अपने कानों पर तकिया रख कर ही सोना पड़ा। बेचारा शान। उठो, उठो भी। शान कब से इसको उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो मोहतरमा तो काफ़ी गहरी नींद में थी। शान को नौरीन बेगम ने कहा था कि रुबाब को उठा कर लाए। क्या है? रुबाब खूफकी से बोली। आंखें अभी तक इससे नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान ने इसको ज़ोर से झंझोड़ा, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो डाइन भी नहीं है यहाँ, अब क्यों स्नो वाइट को तंग कर रहे हैं आप? रुबाब ये कहकर कंबल सर तक ओढ़े फिर से सो गई। डाइन, स्नो वाइट? शान को इसकी बात समझ ना आई। शान ने इसको 2 मिनट तक देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा जो कि ठंडे पानी से भरा हुआ था। शान ने वो उठाकर सारा पानी रुबाब पर उंडेल दिया। रुबाब उखला कर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी वो बिल्कुल कांप गई। ये क्या किया? ऐसे कोई उठाता है क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते थे? उफ, सर्दी हो रही है, रुबाब ने गुस्से में आकर कहा। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है, शान भी कड़े तेवरों के साथ बोला। रुबाब ने इसको घूरा और घूरती ही रही। ये घूर किसको रही हो तुम? शान ने सख्त लहजे में कहा। इसको तो आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रुबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है उसको घूर रही हूँ, रुबाब ने इसी तरह इसको घूरते हुए कहा। शान ने भी इसको घूरा। जाहिर है कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही हूँ। रुबाब तेज आवाज़ में बोली। चिल्लाओ मत मेरे सामने, कैंची की तरह जो ये ज़बान चलाती हूँ ना काट कर फेंक दूंगा। शान ने इसको उंगली उठाकर वार्न किया। रुबाब अब थोड़ी सहम गई पर फिर भी चेहरे पर ज़बरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर इसके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। शराफत से यहाँ से उठो, जाओ और तैयार होकर नीचे आओ, और हाँ अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात निकाल मत देना। शान कहता वो कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, सब स्नो वाइट पर ही अपना जोर चलाओ, बेचारी स्नो वाइट ही बच्ची है ना, ताकि सब इस पर गुस्सा करें। अल्लाह करे इस खड़ूस में फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं किसी जंगल में खो जाऊं और कुछ बोने मुझे उठाकर ले जाएं और बाकी स्नो वाइट की तरह मेरी खिदमत करें। रुबाब रोती शक्ल बनाती खुद से बड़बड़ाई। वो नीचे आई और सबको सलाम करती हुई टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रुबाब ने टेबल पर सजे लवाजमात पर नज़र घुमाई जहाँ काफ़ी सारी डिशेस बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रुबाब ने इन डिशेस को देखकर कहा। नहीं बेटा, नौरीन बेगम मुस्कुराती हुई बोली। तो क्या ये किसी शादी से खाना आया है क्या? रुबाब के कहते ही आयशा जोर से हंस पड़ी। रुबाब की मुस्कुराहट गायब होगी। इसने कभी अपनी टेबल पर इतनी डिशेस नहीं देखी शायद। आयशा ने इसकी मजाक बनाई। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी का मजाक उठाता हुआ ना देखूं, शान ने इससे सख्त लहजे में बावर करवाया। आयशा इसकी बात सुनकर सर झुकाए खाने में मसरूफ़ हो गई। शैतान बुलडोज़र की शागिर्द। रुबाब मुंह बना गई और शान को देखा जो सबसे बेखबर खाने के साथ इंसाफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था अगर बोल देता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो, पर नहीं, दिमाग साथ में आसमान पर है इनका। रुबाब ने इसको देखकर सोचा। शान ने इसके घूरने पर एक तीखी नज़र इस पर डाली तो वो खाने की तरफ मतवज्जा हुई। रुबाब ने शान को लॉन में देखा जो किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। रुबाब के दिमाग में एक शैतानी
आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था ना, अब बताती हूँ इनको। रुबाब चलकर किचन में गई और वहाँ से तेल उठाकर सीढ़ियों पर लगा लिया। तेल किचन में रख कर वो सोफे पर बैठ गई। अल्लाह मेरे अल्लाह जी, बस सही इसको बोलते हैं, कहाँ पानी और कहाँ तेल, वो भी सीढ़ियों पे। ज़बरदस्त गिर जाना है उसने। और कोई बुक उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतज़ार था। शान मोबाइल में देखता हुआ आ रहा था और वो आपको तो बस इंतज़ार था वो मंजर देखने की, जब शान फिसल कर वहाँ से गिरता। इसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करती दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुबाब ने इसको रोकना चाहा। मम्मी, इतनी देर में बस सीढ़ियों पर बुरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रुबाब की तरफ देखा जो उल्टा बुक पकड़े आयशा को ही देख रही थी। शान समझ गया कि यह हरकत इस सरफरी की होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रुबाब भी इसकी तरफ भागी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से इसका मोबाइल उठाकर इसको दिया। ये लो। शान और आयशा ने इसको ना समझने वाली नज़रों से देखा जो आयशा का मोबाइल पकड़ इसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज़्यादा परवाह इसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है, और इस इंसान को भी खुद से ज़्यादा परवाह मोबाइल की ही होती है। रुबाब ने वजाहत दी। शान इसकी तरफ गुस्से से देखा। उफ, मेरा पैर मेरा बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई? छन्नो मतलब मुलाजमा को बुला रही है। ज़रूर इसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पर गया। रुबाब को इसकी ये हालत देखकर हंसी तो बहुत आई, पर वो तो भागी। चलो, ऊपर वाला भी जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, खड़ूस ना सही तो ये बुलडोज़र की शागिर्द ही सही, रुबाब ने मन ही मन में कहा और कमरे से निकल गई। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया ना? शान ने इसकी बाजू दबोच कर कहा। अल्लाह अल्लाह करे, मैं क्यों करने लगी ऐसा? रुबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की, क्योंकि ये काम सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है और इस दुनिया में तुम ही हो। शान ने चिढ़ खाते हुए कहा। आपको बड़ा पता है दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देख कर आए हों। रुबाब ने इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। देखो लड़की, मेरे सामने ज़ुबान चलाना बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शान ने इसको वॉर्न किया। अच्छा। रुबाब अपना बाजू छुड़वाती वहाँ से निकल गई। शान कमरे में आया तो इसी तरह रुबाब को टीवी के सामने बैठता हुआ देखा। बैठा हुआ आई थिंक, और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। इसकी आमद पर रुबाब ने मुड़कर इसको देखा और टीवी म्यूट पर लगाए इसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था, रुबाब को मुसलसल खुद पर नज़र जमाते देखा तो लैपटॉप से नजरें हटा कर रुबाब को देखा जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है अब? शान ने उकताहट से कहा। वो पिक्चर्स आई आपकी हैं। रुबाब ने पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए इससे पूछा जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। हाँ, यूनिवर्सिटी के वक्त की है। शान ने कहते ही फिर से अपने नज़र लैपटॉप पर मरकूज कर ली। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी जाते थे? कितने मज़े होते हैं, है ना वहाँ? अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, वहाँ बड़ी क्लासरूम्स, हल्ले गुल्ले, आपने भी यही बहुत मज़े किए होंगे। रुबाब ने चहकते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता और मैं मज़े करने नहीं पढ़ने जाता था। शान इसी तरह संजीदगी से बोला। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें ना, मुझे बहुत शौक है आगे पढ़ने का। रुबाब ने इसके सामने अपनी फरमाइश ज़ाहिर की। शान ने हैरान होते इसको घूरा। रुबाब इसको इस तरह घूरने पर सोचने लगी कि इसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक है ना पढ़ने का, मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने फजूल बातें मत करो अब, शान ने सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर आओ जल्दी। बातों में सारा वक्त बर्बाद मत किया करो, ना अपना ना मेरा। शान के इस तरह कहने पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से निकल आई। बड़ा कोई मुल्क संभालना है इनको, जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उफ, स्नो वाइट को प्रिंस तो मिल गया पर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस प्रिंस मिला। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो और पीठ में देख रही थी। ये टीवी बंद करो, मैं कह रहा हूँ। शान आखिर गुस्से से बोल पड़ा। लाइट्स ऑफ हैं, आप सो जाए ना। रुबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही इस टीवी की आवाज़ की वजह से। शान उठकर बैठ गया। थोड़ा कम कर देती हूँ ना। रुबाब ने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया। इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शान बुरी तरह से उकताया। मैं देखती हूँ ना, रात को रिपीट चलता है, सारे लोग देखते होंगे। रुबाब अब टीवी से नजरें हटाए इसको देख कर बोली। अब शान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बुरे हैं आप, रुबाब उकता कर बोली। रुबाब जूस पीती पीती लॉन में टहल रही थी। जब जूस का डिब्बा खाली हुआ तो इसके मुड़े हुए कोनों को खोल कर जूस के डिब्बे को फुलाकर ज़मीन पर रखा। शान जॉगिंग से लौटा था और अपना प्रोटीन शेक लबों से लगाया हुआ आ रहा था। ना शान को रुबाब की मौजूदगी का इल्म था, ना ही रुबाब को शान की मौजूदगी का। रुबाब ने जूस के डब्बे पर जोर से पाँव मारा। डब्बे की फटने की आवाज़ से शान एकदम बुखलाया क्योंकि वो हरकत के लिए तैयार नहीं था। तो इसके हाथों से इसका प्रोटीन शेक छूटता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। इसने रुबाब की तरफ देखा जो हंसती ही कूद कूद कर तालियां बजा रही थी। इसको अपने पटाखे की खुशी थी। बचपन में सारे ही ऐसे होते हैं। कुछ लोग होंगे मीर कबीर जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, वरना सारे मिडिल क्लास लोगों ने ऐसा किया होगा।
मतलब लाइक जो उसके डब्बे को नीचे रखे ऊपर पाँव मारना, या हमसे तो पाँव से होता ही नहीं था, हम सीधा ईंट मारते थे। शान लंबे डग बर्दाश्त की तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपने बेकार किए हुए कारनामे पर? शान गुस्से से चलाया। रुबाब ने इसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक भी रुबाब दांतों तले जुबान दबा की। इसको समझ आ गया था कि इसने अनजाने में क्या कर डाला। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें मैं, बहुत परेशान कर रखा है तुमने। शान की पेशानी की रख तन चुकी थी। वो गुस्से से बोलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। अम्मी बचा ले। रुबाब हवा में हाथ उठाती चला कर भागने लगी। शान उसके पीछे दौड़ा। आज तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूँगा। शान इसको आज नहीं छोड़ने वाला था। रुबाब का भागते भागते पैर मुड़ा और नीचे जा गिरी। फल्ला रुबाब चलाई। शान अब घुटनों के बल उसके सामने बैठा था। और करो शैतानियाँ। शान ने गुस्से से इसको देखते हुए कहा। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे। रुबाब ने रोते हुए कहा। अच्छा हाथ दो अपना, उठो। शान ने उठकर अपना हाथ इसके तरफ बढ़ाया। रुबाब इसकी हमदर्दी पर खुश होती हुई अपना हाथ इसकी हाथ में देकर उठने लगी, और जैसे ही थोड़ा ऊपर को उठी शान ने इसका हाथ छोड़ा और वह फिर से ज़मीन पर गिरी, जो इसके हाथ के सहारे ही खड़ी होने लगी थी। रुबाब ने पहले इसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खुद ही हंस पड़ी। तो मैं वाकई किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। शान इसको घूरता हुआ निकल गया। इसको आज बाकी में रुबाब नॉर्मल ना लगी, और आपको किसी जोकर की ज़रूरत है जो आपको हंसा सके, खड़ूस ना हो। तो रुबाब दांत पीसती हुई बड़बड़ाई। रुबाब आज हमीद के घर आई हुई थी शान के साथ। सबसे मिलकर वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ी जहाँ नादर फुटबॉल से खेल रहा था। इसको किक मारते ही फुटबॉल रुबाब के पैरों में गिरा। ए चश्माटो इधर आओ, इधर देख कर आई थी ऐसे कुछ, इधर देख। रुबाब ने नादर को फुटबॉल बिल्कुल सर पर दे मारा। नादर का चश्मा गिरते गिरते बचा। तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। नादर ने उंगली उठाकर इसको वार्न किया। अबे चल ना, आया बड़ा सज़ा दिलवाने वाला। और कौन सज़ा देगा मुझे? वो तुम्हारी डाइन माँ। हाँ बच्चे तो तुम्हारे ख्वाबों में ही। रुबाब इसको चढ़ाती हुई तंसिया बोली। आपने इनको डाइन बोला? मैं भी अम्मी को बताता हूँ। नादर अपनी फुटबॉल उठाता बोला। अब तो वो रुबाब फारूक को छू भी नहीं सकती। रुबाब ने नादर को और चढ़ाया और इसका चश्मा लेकर पूरे गार्डन में ढोने लगी। वो भी इसी के पीछे भागा। रुबाब की अचानक एक मजबूत जिस्म से टक्कर हुई। इसने अपने सर पर हाथ रखा जैसे किसी चट्टान से टकराई, और ऊपर चेहरा करके रुबाब ने देखा। अरे खड़ूस आप! रुबाब की आंखें हैरत से खुल गई। शान ने इसको खुद से दूर हटाया। तुम्हें क्या इधर से उधर भागने में भी मज़ा आता है? शान ने उकताहट भरे लहजे में कहा। नादर ने आकर रुबाब से अपना चश्मा लेना चाहा। मेरे ग्लासेस। रुबाब ग्लासेस अपने पीछे छुपाती नादर को घूरने लगी। अंकल, इनसे कहें कि मुझे अपने ग्लासेस दे। अंकल? रुबाब इसके अंकल कहने पर हंस पड़ी और शान के घूरते ही चुप होगी। ग्लासेस वापस करो बच्चे को, शान ने रुबाब से कहा। बच्चा? अल्लाह की पनाह, ये बच्चा नहीं, आफत है आफत। रुबाब नादर को सर पर चिपत रसीद करते बोली। नादर ने अपना सर सहलाकर मासूम नज़रों से शान की तरफ देखा। वो एक खोटे सिक्के, ये मासूम शक्लों से इनको रिझाना बंद करो। शान, आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा, ये बहुत ही शातिर है। ममानी के सामने भी ऐसे अपना मासूमियत वाला कार्ड खेल कर दांत पड़वाता है, मुझे डांट आएगा। रुबाब ने शान को पहले ही आगाह करना चाहा। तुम्हारा मुझे पता है, चलो अब ग्लासेस वापस करो इसको। शान ने इसकी बात का असर लिए बिना कहा। लेकिन मैंने कहा वापस करो। शान इसकी बात काट कर सख्त लहजे में बोला। रुबाब ने ना चाहते हुए भी चश्मा नादर को दिया। वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल गया। अभी तो मौका था इस खोटे सिक्के को तंग करने का, और अगर आ गया खड़ूस अपना धौंस जमाने। रुबाब ने इसको घूरते हुए सोचा, ये घूरना बंद करो, मुझे समझ आया। शान इसके घूरने पर गुस्सा करता चला गया। इसको सख्त नापसंद था कि कोई इसको इस तरह घूरे। शान, रुबाब, फारिया और नादर शान की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब ही रिवाज है तुम्हारे घर के, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शान रुबाब के कान में खुशफुसाया। चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उकताहट थी। इसमें अजीब क्या है? दामाद पहली दफ़ा बेटी के साथ घर आए तो उसको इसके बहन भाई को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ता है। कितना प्यारा रिवाज है। रुबाब मुस्कुराती हुई बोली। तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है। शान बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा। अबे रुक खोटे सिक्के, आगे मैं बैठूंगी। नादर आगे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि रुबाब ने इसकी शर्ट का गला पकड़ते इसको रोकना चाहा। आगे मैं बैठूंगा, छोड़ो मुझे छिपकली। नादर की छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ा। चल अबे, बड़ा आया। एक चपेड़ मार के ना तेरा घाल लाल कर देना मेरा। चपेड़ मतलब थप्पड़। चुप करके पीछे बैठ। रुबाब अपना हाथ हवा में लहराती बोली। जल्दी बैठ जाओ तुम दोनों। शान ने शीशा नीचे करके इन दोनों को कहा। आगे मैं बैठूंगा, आप इसको कहेंगे पीछे बैठे। नादर अपनी शर्ट का गला उससे छुड़वाता हुआ शान से मुखातिब हुआ। ये क्यों बैठे आगे? आपकी बीवी मैं हूँ, मैं ही आगे बैठूंगी। रुबाब ने नादर को पीछे करना चाहा। मैं बैठूंगा। नादर भी गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हो गया। शान बस कोफत से इन दोनों को देख रहा था। नादर तुम बैठ जाओ आगे, रुबाब पीछे जाओ। शान ने जल्दी से इनका
मसला हल करना चाहा, लेकिन शान मैं क्यों? रुबाब खफा हुई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे बैठने से, बैठ जाओ रुबाब, बच्चों के साथ बच्ची मत बना करो। रुबाब ने इसको डांटा तो वो पैर पटकती पीछे की तरफ बैठ गई और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा तोड़ मत देना शान अंकल की गाड़ी का। नादर ने पीछे मुंडी मोड़े शैतानी करना चाहिए तो तू चुप कर जा, वरना बचाऊंगी ना कान के नीचे ऐसी कि 2 दिन तक अपना जबड़ा हिलाने के काबिल नहीं रहेगा। रुबाब ने गुंडों वाला अंदाज अपनाते कहा और जहां नादर मुस्कुराया वही शान हैरान रह गया रुबाब की इस लहजे में बात करता देखकर। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? शान ने हैरत से कहा। शान भाई ये तो ऐसी ही बात करती है, आपको आज पता लगा? फारिया ने जल्दी पर तेल डाला। बुलडोजर अपनी ज़बान बंद रखे। आए बड़ी रुबाब बुरी तरह से तप चुकी थी। दर्जा बदतमीज़ हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं। फारिया ने इसको शर्मिंदा करना चाहा। हाँ ओ बड़े चाहे कितनी भी बदतमीज़ी से पेश आए, छोटे चुप करके सुने। वाह भाई ये अच्छा है। और फारिया बाजी अगर हम छोटों का फ़र्ज़ है बड़ों की इज्जत करना तो बड़ों को भी चाहिए हमें प्यार दे। रुबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रुबाब आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करता हुआ ना सुनूं, मुझे नहीं पसंद ऐसा लहजा। शान ने इसको बावर करवा लिया। लेकिन शान आप हमेशा मुझे अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैंने कह दिया तुमने सुना नहीं, तुमने सुन लिया। शान इसकी बात काट कर बोला उफ, अब स्नो वाइट 2 विलन्स में फंस चुकी है और प्रिंस पर भी विलन्स ने अपना जादू चला दिया है। हाँ जिसकी वजह से वो इनके काबू में आ गए हैं और इनकी झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्दी से इस जादू का तोड़ निकालना होगा। रुबाब ने शान, नादर और फारिया को देखते हुए सोचा मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो। आइसक्रीम पार्लर आते ही फारिया और नादर ने गाड़ी में बैठे फरमाइश की। रुबाब को वो दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे पर इन दोनों ने कह दिए थे और इनसे ट्विनिंग नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शान ने रुबाब से पूछा। जो आप अपने लिए लें वही मेरे लिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ। शान ने संजीदगी से कहा कोई भी ले आए बस। रुबाब ने मुंह बनाकर कहा और खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी। नादर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लाने चले गए। कैसा बंदा है, आइसक्रीम ही नहीं खाता। और स्नो वाइट की तो किस्मत ही ख़राब है, पहली बार अपने प्रिंस के साथ आउटिंग पर आई और वो भी 2 विलियंस के साथ। रुबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा। रुबाब अब इंतज़ार करते करते बोर हो रही थी। इसको एक बुढ़ा शख्स नजर आता दिखाई दिया जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके मन में एक शैतानी उमड़ आई। वो सीधी होकर बैठ गई और इस बूढ़े शख्स का इंतज़ार करने लगी कि कब वो इनकी कार के दरवाजे के सामने से क्रॉस होगा। और जैसे ही वो शख्स इसको खिड़की पर दिखा रुबाब ने ज़ोर से चीख कर खिड़की का शीशा जल्दी से चढ़ा दिया। वो बूढ़ा शख्स बुरी तरह से भौचक्का रह गया था और आंखें फाड़े खिड़की की तरफ देख रहा था जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई? फारिया ने इसकी ये शैतानी देख ली थी। हाँ हो गई हूँ तो। रुबाब ने कंधे झुका कर कहा। वो सब खिड़कियां देखने लगी कि सब बंद हैं कि नहीं। शादी के बाद पर लगे हैं तुम्हें? फारिया अपने मोबाइल में टाइपिंग करती बोली। आप भी कर लें, क्या पता आपको भी पर आ जाए। रुबाब मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर में शान और नादर गाड़ी में आकर बैठे और इनको आइसक्रीम के कप थमा के। रुबाब को बुढ़ा शख्स गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शान ड्राइव करे ना, रुके क्यों हैं? रुबाब को जल्दी से निकलने की थी वहाँ से। तुम लोग खा लो आराम से, शान ने मोबाइल चलाते हुए कहा। नहीं शान ऐसे मज़ा नहीं है ना, रुबाब ने जिद की। पर बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स आकर शान की साइड वाली खिड़की बजाने लगा। अब तो स्नो वाइट गई। रुबाब ने अपने नाखून चबाते सोचा। शान ने खिड़की नीचे की और इस शख्स की तरफ देखा। भाई साहब अपनी खवातीन को समझाएं, ऐसे किसी बुजुर्ग को डराना मुनासिब नहीं है। इस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रुबाब की तरफ मुड़ा। रुबाब शान घुराया। नादर और फारिया ने भी इसकी तरफ देखा। रुबाब का रंग उड़ गया। गई भैंस पानी में। आइंदा से मेरी तौबा के कहीं तुम्हें बाहर ले जाऊं। शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे और बाकी और अपने घर के लिए निकले थे। रुबाब कब से खामोश होकर मुंह फुलाए इसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई इस अंकल के सामने? तुम्हारी वजह से मैंने इसको सॉरी कहा। शान का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा बस भी सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं हो गए? रुबाब से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। शान मलक हूँ मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। मैं ऐसा हूँ कि लोगों से सॉरी करवा दूँ और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये भी दिन दिखा दिया कि मैंने शान मलक ने पहली बार किसी को सॉरी कहा। कोई चीज़ें पहली बार ही होती हैं। शान की सुई अभी तक सॉरी पर लटकी हुई थी। हाँ पता लग गया मुझे आप शान मलक हैं। शान मलक आप किसी को सॉरी नहीं करते, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। रुबाब ने शान मलक पर जोर देते हुए कहा। वो कब से इसका शान नामा सुनकर तंग आ चुकी थी। तुम मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शान ने इसको गुस्से से देख कर कहा। रुबाब मुँह बनाए सीधा रोड पर नजरें टिकाए बैठ गई। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट पर कितना जुल्म होता है। पहले वो डाइन, खोटा सिक्का और बुलडोज़र और अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरे लिए दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख लें। रुबाब ने मन ही मन सोचा और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया। रात में शान बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ा था। रुबाब भी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। वो टीवी देखे देखे बोर हुई तो शान की तरफ देखा जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ था। रुबाब ने इसके कंधे पर सरक दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप?
दिख नहीं रहा, बुक पढ़ा हूँ। शान की पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया। कौन सी बुक? रुबाब इसी तरह इसके कंधे पर सर रखे इससे बात कर रही थी। है एक प्रिंस के बिजनेस के हवाले से। शान के जवाब देने पर वो समझ गई कि वो इससे बात नहीं करने वाला और इसी तरह किताब पढ़ने के मूड में है, तो वो इसी तरह उसके कंधे पर सर रखे टीवी में रिपीट मॉर्निंग शो देखने लगी। शान को भी अब आदत पड़ती थी रात भर जागने की और इसी तरह टीवी के शोर पर सोने की। रुबाब को वहीं इसके कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर लो रुबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा और इसकी तरफ नहीं देखा। शान को जब जवाब न मिला तो उसने रुबाब का चेहरा देखा, वो सो चुकी थी। इसने आहिस्ता से इसका सर पकड़कर अपने कंधे से हटाते तकिए पर रखा कि इसकी नींद ना खुल जाए। वो इसकी केयर करने लगा था। उसने रुबाब का चेहरा देखा, मासूमियत भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया। उसने इसके चेहरे पर बड़े बाल हटाए और मुस्कुराया। रुबाब ने करवट ली तो शान होश में आया और टीवी बंद करता खुद भी सोने लगा। शान शाम में ऑफिस से लौटा तो कमरे में आया जहाँ रुबाब उदास सी बैठी थी। शान ने इसको पहली बार इस तरह उदास देखा। शान इसको इग्नोर करता अलमारी से कपड़े उठाता वाशरूम में चला गया और चेंज करके आया तो रुबाब इसी तरह बैठी हुई थी। तुम्हें आज क्या हुआ है? शान अपने बालों में ब्रश चलाता हुआ बोला। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रुबाब इसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखती हुई बोली, तो फ़ोन कर लो इनको। शान अपना लैपटॉप खोलता हुआ बोला, फ़ोन नहीं मेरे पास। अच्छा। शान अब लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया था। आपसे कुछ कहूँ? रुबाब ने शान को मुखातिब किया। कहो। शान लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाता बोला, आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज़। मेरी सहेलियां पढ़ रही हैं आगे, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मुमानी ने तो शादी ही करवा ली इंटर के बाद। रुबाब मुँह बसोड़ती हुई बोली, तुम्हें जितना पढ़ने का शौक़ है मैं जानता हूँ। तुम्हें बस टीवी देखना, जूस के डिब्बों से पटाखे बजाना और बच्चों पर रो भी झाड़ना आता है। शान चेहरे पर उकताहट लिए बोला, इतना खड़ूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रुबाब झुंझलाई, क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब के शान ने लैपटॉप से नजरें हटाए, उसको देखकर गुस्से से कहा। वो मुंह फुलाए बैठ गई और इसको तकती रही। अब तो स्नो वाइट का प्रिंस डायन के जादू से पता नहीं कब निकले। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन? सारा दिन बस ऑफिस के कामों में उलझे हुए हो। सब डिनर कर रहे थे तो नूरीन बेगम ने शान को कहा, अम्मी अभी तो मुमकिन नहीं है, बहुत काम पड़े हैं मुझे। शान ने बहाना बनाया। रुबाब का बहुत मन था वो घूमने जाए, पर शान की बात सुनकर इसका मुंह लटक गया। अरे काम होता रहेगा, तुम लोग जाओ। रुबाब भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है। नूरीन बेगम ने कहा, ठीक है सोचता हूँ। शान के कहते ही ताहिरा ने 2 टिकट्स इसके सामने लहराए। सोचने का टाइम गुजर चुका, मैंने मरी की टिकट्स बुक करवा ली हैं, कल रात ही निकलना। बस आप लोग। ताहिरा ने इसको मजबूर कर दिया जाने पर। शान हैरान और परेशान था तो वही रुबाब की आंखें चमक उठी। रात में शान गार्डन में टहल रहा था जब रुबाब इसको कॉफ़ी देने आई और इसको देखकर वही रुक गई। शान वाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में घूम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है? रुबाब ने इसको देखते हुए सोचा। शान ने किसी की नज़रें खुद पर महसूस की तो रुबाब की तरफ देखा। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई, पर शान इसको देख लिया था। शान नफ़ी में सर डालता फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया और रुबाब ने मुस्कुराते अपने सर पर हाथ मारा। पागल हो स्नो वाइट, ऐसे पागलों की तरह मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रुबाब, ताहिरा और आयशा लूडो खेल रहे थे। आयशा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे 4 नहीं 3 आए थे। रुबाब की गोटी मर रही थी आयशा की गोटी से, तो रुबाब झूठ बोलने लगी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसकी आखिरी गोटी मरे, जो कि 5-6 दफ़ा मर चुकी थी। ये हमेशा ही होता है, मतलब लूडो खेल रहे हो ना, 3 की 3 अंदर चली जाती हैं और जो आखिरी होती है वो इतनी मरती है ना कि क्या है, सारे हिसाब किताब सारे उसने ही बराबर करने होते हैं। ताहिरा बाजी देखें इसको, मुंह पर झूठ बोल रही है। मेरे 4 आए हैं और उसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी। आयशा भी गुस्से से बोली। रुबाब इसके 4 ही आए थे। ताहिरा के कहने पर रुबाब नफी में से हिलाने लगी और अपनी गोटी पकड़ कर बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखे ना। शान जब आया रुबाब किस तरह लूडो खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। इनके जाने में बस 2 घंटे बाकी थे और वो इस तरह बड़े मज़े से लूडो खेल रही थी। पैकिंग की है तुमने जो यहाँ लूडो खेल रही हो? शान इसके सर पर खड़ा होकर संजीदगी से बोला। पैकिंग? उफ, मैं तो भूल ही गई, बस आखिरी गोटी है, पास करके आती हूँ। रुबाब के लापरवाही से कहने पर शान इसको बाजू से पकड़कर उठाया। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रुबाब अगर गई तो मैं जीत गई। आयशा खुश होते हुए बोली, ऐसे कैसे जीत गई? रुबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। रुबाब, शान ने इसको घूरा, जाती हूँ ना, गुस्सा ना करें। रुबाब शान का गाल थपथपाती हुई वहाँ से निकल गई। शान इसकी हरकत पर गुस्सा जब्त करते एक ठंडी हवा भर कर रह गया। दोनों ही मरी के लिए निकल आए थे। रुबाब बहुत खुश थी। हर नज़ारा देखकर शान से कुछ ना कुछ
कहती रहती। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वो दोनों घूमने फिरने निकले थे। रुबाब बर्फ़ में खड़ी बर्फ़ से खेल रही थी और वहीं शान एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने हाथ रख रहा था। इसको सर्दी लग रही थी। रुबाब ने इसको यूँ बैठे देखा, यहाँ आकर भी खड़ूस ही रहेंगे ये तो। रुबाब ने इसको देखकर बड़बड़ाया और बर्फ़ का गोला बनाकर इसकी तरफ उछाला। शान एकदम उठ बैठा और एक गुस्सा भरी नज़र इस पर डाली। शान ने भी गोला बनाकर उसको दे मारा और फिर रुबाब ने ये सिलसिला चलता रहा। वो दोनों थक कर अब होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने काली चादर लपेट ली थी। वो होटल पर रिसेप्शन पर खड़ा कीज़ ले रहा था तो इसको एक लड़की नजर आई, ब्राउन घुटनों तक आता कोट, इस पर जीन्स, ब्राउन बाल खुले हुए। वो चाबियां घुमाए अपनी धुन में चल रही थी। अनुशे, शान ने इसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ बढ़ने लगी। रुबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी और शान को गुस्से से खूने लगी। इसने तो इसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज शान, अनुशी ने इससे हाथ मिलाकर कहा। मैं बस हनीमून पर आया हुआ था यहाँ, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, मिस्टर शान को आखिर कोई पसंद आ ही गया, वेरी नाइस। वैसे ये कौन है वो? अनुषा एक्साइटेड होकर पूछने लगी। ये है रुबाब, मेरी वाइफ। और रुबाब, इसे मिलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड अनुषा। अनुषी ने मुस्कुरा कर रुबाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको रुबाब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए थामा। हाथ मिलाने के बाद वो फिर से शान से बातें करने लगी। दोनों को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर रुबाब का खून खोलने लगा। वो दांत पीसीनी को देखे जा रही थी। लो भाई, स्नो वाइट की लाइफ में एक और विलन ने एंट्री मार दी है और इसको डाई नहीं भेजा है प्रिंस को काबू करने के लिए। रुबाब अपनी कहानी में विलन को ऐड करना ना भूली। अनुषा और शान एक साथ बातें करते चल रहे थे और रुबाब इनके पीछे चल रही थी। लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपकी इससे। रुबाब कमरे में आती शुरू होगी। हाँ, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम, यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त रह चुकी है। शान मुस्कुराता हुआ बोला। मुझसे तो मुस्कुराते हुए बात नहीं की आपने कभी, और इससे तो आप हंस के बात कर रहे थे। रुबाब इसके चेहरे को देखती हुई बोली, जहाँ से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। शान एक चिड़ खाती नज़र इस पर डाली। फजूल की सोचते रहना तुम। अब चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी और वो ये कहकर वाशरूम चला गया। रुबाब ने इसका स्मार्टफोन देखा और इसको उठाए, इसको अनलॉक किया। शुक्र है पासवर्ड नहीं लगा हुआ इस पर, है तो लिखा ही नहीं। रुबाब खुद से बोली और गेम खेलना शुरू हो गई। वो अक्सर हमीद का मोबाइल लेकर इसमें भी गेम खेला करती थी। वो मसरूफ़ थी गेम खेलने में। जब शान बालों में टावल चलाता हुआ अंदर दाखिल और इसके हाथों में अपना फ़ोन देखकर शान का तो मानो बीपी हाई हो गया। इसने चलकर रुबाब के हाथों से अपना फ़ोन चिपटा। रुबाब अपनी छोटी आंखें फाड़े चेहरा ऊपर केसी को देख रही थी। अब यही करना बाकी रह गया था कि तुम मेरा फ़ोन चेक करो। शान तकरीबन चलाए, पर मैं तो चुप रहो, एक लफ्ज़ और मत बोलना। तुमसे नरमी से पेश आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक पहुँच जाओ। शान इसकी बात काट कर बोला। अब तुम मेरी जासूसी करना शुरू करोगी? शान इसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ बोला। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया और जैसे शान ने अपनी नज़र मोबाइल की तरफ की तो उसकी गेम चलती हुई नजर आई। शान को अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत हुई। सॉरी, वो सॉरी कहकर निकल गया। सॉरी कहने से क्या होता है, देखते ही नहीं सही से बस अंधाधुंध गुस्सा करना शुरू हो और आखिर में सॉरी। और सॉरी एक्सेप्ट होने का वेट भी नहीं, खड़ूस। रुबाब रोती शक्ल बनाए बड़बड़ाई। वो किसी शॉपिंग मॉल में आए थे और इनके साथ अनुषा भी आई हुई थी। दो लड़कियों के साथ हनीमून चल रहा है इनका तो। रुबाब ज्वेलरी के पास खड़ी हुई इन दोनों को देख रही थी। अनुषा अलग अलग ड्रेस अपने ऊपर रखती शान से मशवरा मांगे जा रही थी। रुबाब इनकी तरफ बढ़ी और एक ड्रेस उठाकर शान को दिखाया। ये कैसा लग रहा है मुझ पर? रुबाब ने मुस्कुराते हुए शान से पूछा। इतना अच्छा नहीं, शान क्या कहते। रुबाब ने मुंह बनाए ड्रेस को इधर ही रख दिया। अब के अनुषा ने एक ड्रेस इसको दिखाई। शान ये देखो, चॉइस काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। शान इंप्रेस हुआ। रुबाब ने अनुषी के हाथ में पकड़ी इस पैंट शर्ट को देखा और खुद भी वही खरीद लाई अपने लिए। ओह अल्लाह, कितने तंग कपड़े हैं ये। रुबाब घर आई तो पैंट शर्ट पहने खड़ी थी और खुद को आईने में देख रही थी। शान तो बच्चों की साइज़ वाली लाई हूँ, शर्ट तो बच्चों की साइज़ वाली लाई हूँ मैं शायद। रुबाब अपनी शर्ट को नीचे खींचती हुई बोली। इसने अपने काले घने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था, इसमें से कुछ लटे चेहरे पर झूल रही थी। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर इसकी सीटी उड़ गई। रुबाब ने इसको देखा तो मुस्कुराकर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की जो कि हाफ स्लीव थे। रुबाब को ऐसे ही कपड़ों की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ, रुबाब ने इसकी तरफ देखकर पूछा। ये क्या अजीब सी बनी हुई हो? शान ने चेहरे के अजीब जाविये बनाकर कहा। अजीब? अच्छा मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादूगरनी अनुषा करे तो इम्प्रेस होते हैं आप इससे। रुबाब आंखें सुखेरती हुई बोली। तुम वाकई दिमाग से फारिग हो। रुबाब दिमाग थोड़ा यूज़ भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको, बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया, मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। शान उकताकर बोला। अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ इधर। रुबाब भी चिढ़ गई। अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठता अपना मोबाइल चलाता बोला। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे इस अनुषा की ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको, आप इससे बात भी मुस्कुरा कर करते हैं, शायद इसी तरह आप मुझसे मुस्कुरा कर बात करो। रुबाब ने इसको असल वजह बताई। शान पहले तो इसकी बात सुनकर इसको हैरानगी से देखने लगा और फिर एक जानदार कहका मारा। रुबाब ने
इसको पहली दफ़ा इस तरह हंसते देखा था और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में ऐसा क्या हो गया, किसको हंसी आ रही है। देखो रुबाब, शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी रहा करो। मेरा हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो इसकी पर्सनैलिटी हासिल करने से तो रह ही जाओगी, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी भी खो दोगी। शान ने इसको तहम्मुल से समझाया, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको पसंद हूँ। रुबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया, कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक ज़रूरी कॉल करके। शान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीखा कि जैसी हो वैसी रहो। जादूगर नियोडाइन के जादू का असर खत्म होता महसूस हो रहा है, खड़ूस नरम पड़ने लगा है। रुबाब सोचती हुई ड्रेस चेंज करने चली गई। शान कमरे में आया तो उसको रुबाब कहीं नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोल कर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा, इस ख्याल से कि रुबाब वाशरूम होगी ड्रेस चेंज करने। तकरीबन आधा घंटा इसको हुआ काम करते करते। शान को अचानक रुबाब का ख्याल आया, जो कि अभी तक कहीं ज़ाहिर नहीं थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती नहीं थी। शान परेशान सा हो गया कि पता नहीं कहाँ चली गई हो। शान ने वाशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था, वो वाशरूम खाली ही था। शान को बेक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कहीं नाराज़ ही तो नहीं होगी मेरी बातों से। शान ने खुद से अंदाज़ा लगाया और कमरे से बाहर निकला। पूरे होटल में वो इसी को ढूंढ रहा था। जहाँ परेशानी थी वहीं पर इसको गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई है। शान, क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुषा बाहर आई तो इसको यूँ देखते हुए पूछा। रुबाब पता नहीं कहाँ गई हुई है, कहीं मिल नहीं रही। शान ने परेशानी से इधर उधर नजरें घुमाते कहा, कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पे। नहीं, वो अकेली बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा तुम टेंशन ना लो, इसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुषी ने इससे पूछा। पिक? हाँ है पिक, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल में एक पिक्चर तलाश करने लगा जो कि एक सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने इसको पिक्चर दिखाई। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुषी और शान एक एक को पिक्चर दिखा कर इनसे पूछने लगे, एक ढेर उम्र औरत के पास गए वो, सॉरी, आपने इनको कहीं देखा है? शान ने परेशानी से पूछा। हाँ। इस औरत के हाथ सुनते ही अनुषा और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ तुम। इस खातून ने इनको अपने पीछे चलने का कहा और एक कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही जो मंजर शान ने देखा, इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अनुषा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लो मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान, मैंने पहली बार इस तरह तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान देखा है, अनुषा ने मुस्कुराते हुए कहा। शान इसकी बात सुनकर पहले इसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी हुई लूडो खेल रही थी। इसका कुछ नहीं हो सकता, नावल की हीरोइन का कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं पे भी चली जाती है मुंह उठा के। शान का दिल चाहा वे हथौड़ा उठा के पहले अपने सर और फिर इस सरफरी के सर पर दे मारे। एक चुप कर, बजाऊंगी एक कान के नीचे। एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया। बच्चों पे रोब झाड़ना कब बंद करोगी तुम? और चलो यहाँ से। शान एक कदम से आया और इसका हाथ पकड़ा। रुबाब उठ बैठी। शान, नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाहिए। चलो तुम, गेम तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज। शान ने इसका हाथ खींचते हुए कहा। रुबाब चुप करके इसके साथ चली आई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान था तुम्हें अंदाज़ा भी है? शान कमरे में आते ही इस पर बरस पड़ा। आप बाहर चले गए थे इस जादूगरनी के पास, मैं बोर हो रही थी तो चली गई। रुबाब ने अपना गुस्सा दबाती हुई कहा। जादूगरनी ज़रूरी है सबके अजीब से नाम रखा करो तुम, हर दूसरे तीसरे का एक अजीब सा नाम रख लेती हो। शान इसकी सादत से तंग होकर बोला। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना मुझसे पूछे कहीं ना गई ना तो देखना हो कितनी और शरारतें देखो अपनी, चूज़ी। शान भी इस पर एक नाम रखता हुआ अपना लैपटॉप खोले काम करने लगा। तो स्नो वाइट को चूज़ी बोला जा रहा है, वो अभी इसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई और एक कहानी में खो गई। शान एक नजर इसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे और अब डिनर करने के बाद लॉन में बैठे थे। हवा से रुबाब के खुले बाल उड़ रहे थे जो कि सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट नहीं सकती तुम? शान इसके बालों से तंग आकर बोला। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर कर लिए। वो दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। माहौल काफ़ी पुरसुकून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताएं ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कह रही हो? शान इसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो ऊपर मेरे सर पर मच्छर घूम रहे हैं ना, इनसे। जाहिर है आपसे पूछ रही हूँ। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कि कभी नहीं हुई मोहब्बत, मुझे कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी करके रुबाब की तरफ देखा जो मुस्कुरा कर इसी को देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो ज़रूरी नहीं कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी हुई मोहब्बत? शान ने काले आसमान को देखते हुए कहा। हाँ, मुझे मोहब्बत। सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा है, इनसे होती मोहब्बत? या फिर मेरे कोजे नखट्टू शोखे
कजिन्स के साथ। रुबाब ने बात को मजाक का रंग दिया और मुझसे? शान ने संजीदगी से इसको देखते हुए पूछा। आपसे? आप तो मेरे शोहर हैं, आप तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है, मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वह सर से इस बात में हिलाए मुस्कुरा दिया। चलो चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। शान उठते हुए बोला। रुबाब भी उठकर इसका हाथ पकड़े इसके साथ चलने लगे। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगी। एक ख्याल के तहत वह अनूशे के कमरे की छानी पड़ी। शान और अनूशे दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। शान की पुश्त रुबाब की तरफ थी और अनूशे का चेहरा इसको साफ दिख रहा था। अनूशे शान का हाथ थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का ये मंजर देखते ही सर घूम गया। वो तेज कदमों से बढ़ती हुई इन दोनों के पास गई और अनूशे का हाथ खींचकर शान के हाथ से दूर हटाया। शान इसको हैरत से देख रहा था और अनूशे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के शोहर का हाथ पकड़े हुए? बेशर्म कहीं की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो, तुम जैसी लड़कियों पर लानत है। रुबाब अनूशे पर बरस पड़ी। रुबाब तुम गलत, आप तो बस ही करें। रुबाब ने शान की बात काटी। हाउ स्टूपिड शी इज। शान तुम्हें भी यही मिली थी? अनूशे ने ताज्जुब खाती नजरों से इसको देख कर कहा। क्या बकवास की तुमने अभी? स्टूपिड हूँ मैं। रुक, अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रुबाब ये कहती इसकी तरफ बढ़ी और इसके बाल नोच डाले। इत्थे रख। अनूशा अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा पर इस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। जानती ही हो रुबाब को तुम ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि शान के पास आने से पहले 10 मरतबा सोचोगी। रुबाब ने इसको दीवार से लगा लिया और इसकी गर्दन पर अपना बाजू रख दिया। होटल के कुछ लोग वहाँ जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरे पर हाथ फेरा और इन दोनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तुम जैसी जाहिल औरत और कर भी क्या सकती है, छोटे शहर की बददिमाग लड़की। अनूशा की बात सुनते ही रुबाब ने इस पर हाथ उठाना चाहा। शान ने इसका हाथ रोकर बाजू से पकड़ कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जादू करनी कहीं की। रुबाब पीछे मुकर के अभी भी इसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहल। अनूशा लोगों की भीड़ को देखती हुई कमरे में चली गई। शान ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। शान गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज तो जो रुबाब ने किया था वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ? एक बार मेरी बात तो सुन लेती। शान इसका आवाज़ एक झटके से छोड़कर गुस्से में कहा। क्यों ना करती तमाशा, आपको भी शर्म आनी चाहिए। बीवी के होते हुए भी आप इसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया। चटाक थप्पड़ पे आ गई। रुबाब रवानगी से बोल रही थी तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी तो उसने रुबाब की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रुबाब बेड पर जाकर गिरी और ये बेयकीनी से शान को देखे जा रही थी। जब पूरी बात ना पता हो ना तो तुम्हें इसके बारे में अपनी राय देने की कोई ज़रूरत भी नहीं। शान ये कहता हुआ वहाँ से चला गया और रुबाब वहीं रोती रही। वो दोनों घर के लिए निकल रहे थे और दोनों ही प्लेन में अजनबी की तरह बैठे थे। आपका फ़ोन मिल सकता है, मुझे कॉल करनी है। शान ने रुबाब की बात सुनकर इसको फ़ोन थमा दिया और रुबाब ने हमीद का नंबर मिला। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी मामू, बस आपकी याद आ रही थी, हम बस अभी वापस आ रहे हैं, मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगी, आप स्टेशन से लेने आ जाए मुझे। रुबाब की बात सुनकर शान ने इसको ना समझने वाली नज़रों से देखा। रुबाब ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन काट दिया और शान को दिया। ये क्या किया तुमने अभी? तुमने अंकल से तुम घर जाओगी अपने? हाँ, मैं कुछ दिन वहीं रुकूंगी। रुबाब ने बेनियाजी से कहा। देखो रुबाब, अभी घर चलो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। और सॉरी जो हुआ गुस्से की कैफियत में हुआ। शान अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। मैंने अब मामू जान को कह दिया है, मना नहीं करूंगी अब। रुबाब ने लापरवाही से कहा। शान खामोश होकर बैठ गया। रुबाब हमीद के घर पर थी और अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई शान के बारे में सोचे जा रही थी। शायद मुझे इनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर क्या सुनती? वो झूठ भी तो बोल सकती है, इन दोनों का चक्कर तो था ही। और शान ने तो हद कर दी, इस जादू करने की वजह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अब स्नो वाइट इस शख्स के साथ नहीं रहेगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं होता मुझसे और। रुबाब सोचती उम्मीद के कमरे में गई। मामू जान मैं आ जाऊँ? रुबाब ने दरवाज़ा नोक करके पूछा। हाँ बेटा आ जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? हमीद ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर रखी। आप सोए नहीं अभी तक मामू जान? रुबाब ने इनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ बस काम था, इसी में मसरूफ था। तुम बताओ यहाँ कैसे? कुछ चाहिए था बेटा? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मानोगे? जी कहो ना बेटा। मामू मुझे शान से तलाक चाहिए। रुबाब की बात सुनती हमीद हैरान हुआ। बेटा आप ये क्या कह रही हो? कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? देखो अगर ऐसा है रुबाब तो इतनी छोटी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं करते, तहम्मुल से भी मसला हल होता है। हमीद ने इसको समझाना चाहा। मामू नहीं, कोई छोटी बात नहीं, बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। छोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बात बड़ी है तभी ये फैसला किया है। रुबाब ज़मीन पर नजरें टिकाती हुई बोली। ऐसी क्या बात है आखिर? मामू मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, बस आप इतना जान लें कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। रुबाब की बात सुन हमीद परेशान हो गए। रुबाब इनकी
सीने से लगी रोने लगी थी। मामू आपने हमेशा कहा है कि आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आज क्या आप मेरे अब्बू होते तो वो सब चुपचाप बैठे देख रहे होते। ये सब रुबाब रोती हुई बोली, बेटा जो तुम चाहोगी वही होगा। हमीद इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, शान को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई आज टीवी चला कर रात के 2 बजे मॉर्निंग शो देखने वाली मौजूद नहीं थी। शान को इसकी कमी का एहसास हुआ तो इसने खुद ही टीवी चला दिया और सोने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में इसका फ़ोन बजा। हमीद अंकल इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? शान ने मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए पूछा और कॉल अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शान, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त सब खैरियत है ना अंकल? शान ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, जहाँ 3 बज रहे थे। मैं कल कराची आ रहा हूँ, फिर सुबह ही बात होगी तुमसे, अल्लाह हाफिज़। हमीद ने कॉल काटी। अब तो कोई तमाशा नहीं कर दिया इस चूज़ी ने। शान ने गुताहट से सोचा और फिर से सोने लगा। अस्सलाम वालेकुम हमीद अंकल, कैसे हैं आप? शान आकर हमीद से मिला। वो कब से इसका वेट कर रहे थे पर शायद शान ऑफिस था तो इसी वजह से इसको थोड़ी देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब के चेहरे पर सख्ती साफ दिखी शान को। आप बैठे ना अंकल, और माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। शान ने इनको बैठने का कहा और इनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। कोई बात नहीं, ये क्या आपने बस चाय ली है, कुछ और भी लें? शान ने बाकी लवाज़मात की तरफ इशारा करते हुए कहा। शान, मैं यहाँ तुमसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। हमीद साहब डायरेक्ट मुद्दे पर आए। जी कहे, मैं सुन रहा हूँ। शान अब पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। देखो शान, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। गलती किसकी है, पर गलती तुम्हारी हो या रुबाब की, तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमीद साहब ने शान के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंकल, आपको रुबाब ने पता नहीं क्या बताया है, पर आप भी इसको जानते ही होंगे। वो भी इतनी समझदार नहीं है कि किसी बात को संजीदगी से समझ सके। और जो मैंने किया, मैंने गलत किया मानता हूँ, लेकिन रुबाब को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और अब अगर रुबाब चाहती है कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ तो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। शान ने बिना बहस किए मसले का हल निकाल दिया। इसको ये लगा था कि रुबाब अब माफ़ी की डिमांड कर रही होगी। बात अब माफ़ी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। शान, मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, ना ही मुझे तुम जैसे समझदार शख्स से ऐसी उम्मीद थी। अब रुबाब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। हमीद साहब ने पूरी बात उसके सामने रखी। शान को रुबाब से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो मुठ्ठियाँ बीजे गुस्सा ज़ब्त करता रहा। अंकल, रुबाब अभी इतनी समझदार नहीं है कितना बड़ा फैसला ले सके। आप भी जानते हैं ये बात तहम्मुल से भी हल की जा सकती है। शान ने गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुल से काम लिया। रुबाब का यही आखिरी फैसला है और मैं अब इसको मना नहीं कर सकता। ये पेपर्स हैं, इन पर साइन करके भेज देना। हमीद टेबल पर तलाक के पेपर्स रखते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शान क्या कहते हैं? हमीद साहब के कदम आगे बढ़ते हुए कदम रुके। कैसी शर्त? उन्होंने पीछे मुड़कर शान से पूछा। शान अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। मैं एक आखिरी बार रुबाब से मिलना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो इसका फैसला होगा मैं खामोशी से मान लूँगा। आज मामू जान प्रिंस से बात करने गए हैं। स्नो वाइट अब प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती। वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और स्नो वाइट तो थप्पड़ भी मारा। स्नो वाइट ये सब नहीं चाहती थी। तो क्या स्नो वाइट प्रिंस से अलग हो जाएगी? क्या यही अख्ताम होगा स्नो वाइट की कहानी का? रुबाब सोफे पर बैठी अपनी गहरी सोचों में गुम थी और टीवी पर ये कोई कार्टून चल रहे थे जो कि नादर देख रहा था। बस अब यही कमी रह गई थी। ससुराल से आकर नाराज़ होकर बैठ गई हो यहाँ। ऐसी भी क्या आफत आ गई? ज़रूर गलती तुम्हारी ही होगी, इसमें भी की होगी कोई अजीब हरकत। रुखसार बेगम नादर के लिए नूडल्स ले आई तो उसको भी मुफ्त में सुना डाला। नूडल रुबाब की बजाय खुद जो बनानी पड़ी इसको। हमीद ने साफ मना किया था कि रुबाब कोई काम नहीं करेगी। रुबाब ने एक नज़र रुखसार बेगम पर डाली तो डाइन अभी भी खुश नहीं है। इसका जादू तो चल गया। ये अलग ही कहानी है जिसमें स्नो वाइट की नहीं बल्कि डाइन की जीत होने जा रही है। रुबाब ने इसको देखते हुए सोचा पर इसको कोई जवाब नहीं दिया। आज वह मूड में नहीं थी। नादर के दिमाग में शैतानी आई तो उसने 2 नूडल्स चालाकी से इसके बालों में डाल दिया। रुबाब अपनी सोचों में इतना मगन थी कि इसको मालूम ना हो सका। आज छिपकली चुप क्यों है? फारियाबाजी रोग लगा है इसको। नादर को शायद इसकी खामोशी चुभी। शायद हाँ भाई, लग रहा है किसी गहरे सदमे में है। फारिया भी इसके बोलने को मिस कर रही थी। रुबाब ने बस एक नज़र दोनों को देखा और फिर से खामोश बैठ गई। इतने में हमीद है। रुबाब इनको देखकर इनकी तरफ दौड़ी। मामू जान क्या हुआ? क्या वो तलाक देंगे? रुबाब ने हमीद के पास आकर कहा। वो तुमसे मिलने आया है, एक बार बात कर लो इससे। हमीद के कहने पर रुबाब ने दरवाजे पर खड़ी शान को देखा जो रुबाब को ही देख रहा था। मामू जान, मुझे इनसे नहीं मिलना। रुबाब ने मुंह बनाया। बेटा एक बार बात कर लो, मेरा कहना ही मान लो। रुबाब हमीद को मना ना कर सकी और शान के पीछे लोन में चली गई। दोनों साथ चल रहे थे पर दोनों की ही तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रुबाब ने इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तलाक लेने का क्यों सोचा? इतनी सी बात पर शान ने खामोशी तोड़ी। इतनी सी बात नहीं थी, आपका किसी और के साथ चक्कर और इसकी वजह से मुझ पर हाथ भी उठाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। शान ने इसकी बात सुनकर इसकी तरफ देखा। रुबाब ने इसको देखा जो हर बार की तरह आज भी संजीदगी चेहरे पर लिए खड़ा था। तुम गलत समझ रही हो। मेरी एक बात सुन लेनी चाहिए थी तुम्हें।
आप कोई बहाना बना देते, ज़ाहिर है। रुबाब नरोटेपन से बोली, मुझे ज़रूरत नहीं बहाने बनाने की, और खामोशी से चल रही हो तुम घर मेरे साथ, और अपना ड्रामा भी बंद करोगे। शान की इस तरह बात करने पर रुबाब ने इसको घूरा। मनाने के बजाय वो और रोब झाड़ा था। और मैं ये ड्रामा बंद ना करूँ तो जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर रुबाब की छोटी सी नाक गुस्से से लाल होगी। अब तो मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हैं मुझे कोई, कैसे रोकता है मुझे कोई से। वो भी जिद की पकी थी। वो जाने लगी तो शान ने उसको बाजू से पकड़ कर रोका। ये हर वक्त उल्टी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इंसानों की तरह रहना नहीं आता तुम्हें? शान उसके बालों में देखता हुआ बोला, क्या मतलब है, क्या किया मैंने? रुबाब उसके खौफकी भरे चेहरे को देखती हुई बोली, ये क्या है? शान ने इसके बालों से 2 लंबे नूडल्स निकाल कर इसके सामने लहराए। रुबाब ने मन ही मन नादर को कोसा, ये नादर का बच्चा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। रुबाब शर्मिंदा हुई तो गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो ऐसे कह रहे जैसे इसकी दुश्मन हो। शान ने इसको जाता हुआ देखकर सोचा। फारिया के मोबाइल में शान की कॉल आई और कॉल अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे सिक्के, तुम्हें शर्म नहीं आई आती? बालों में नूडल्स क्यों रखे? रुबाब नादर के पास खड़ी होकर चलाई, शुक्र है तुम अपने असल रूप में तो आई। नादर के बोलने पर रुबाब पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। वो आज फारिया और नादर के इसरार पर न चाहते हुए भी इनके साथ शॉपिंग पर आई थी, और नादर और फारिया ने इसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो गाड़ी का इंतजार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। इतनी देर में काली गाड़ी इसके सामने रुकी और इसमें से एक आदमी निकला। वो रुबाब की तरफ बढ़ा और इसके मुंह पर हाथ रखे इसको गाड़ी में बैठाने लगा। रुबाब ने काफ़ी मज़ाहमत की लेकिन खुद को इस हट्टे कट्टे से छुड़ा ना सकी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम लोग जानते नहीं मेरे मामू को। सुन नहीं रहे क्या तुम लोग? छोड़ो मुझे क्यों गवाह किया है? रुबाब चलाई, पर इन 4 लोगों ने इसकी सुनी अनसुनी कर दी, और एक आदमी ने इसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि इसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी हो, एक आदमी इससे बोला। वो एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे। अच्छा, कोई लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया? किडनैप क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुबाब रोती हुई बोली। इस आदमी ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा, और ये क्या? रुबाब जो चेहरा देख रही थी अपना डर भूल गई। वो शान था। शान आप? रुबाब हैरान हुई। हाँ, तुम अपने शोहर के हाथों ही किडनैप हो चुकी हो, तलाक लेने की सज़ा में, शान ने मुस्कुराते हुए कहा, और एकदम लाइट चकमगा गई। वो अपने और शान के ही कमरे में थी, और फारिया, नादर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारा। उन्होंने ही शान की मदद की ये सब करने में। सरप्राइज, सबने एक साथ बोला। तुम लोग? रुबाब हैरान हुई। ओके, ये लिखा हुआ पता नहीं क्या लिखा हुआ। भाई मेरा भाई उदास था तुम्हारे बगैर बहुत, इसलिए मैंने मदद की इनकी। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हम भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देखकर। फारिया भी मुस्कुराती बोली, छिपकली ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। नादर के कहने पर वो तीनों से गले लगी। कितने अच्छे हो तुम लोग, रुबाब ने मोहब्बत से कहा। वो सब किए तो रुबाब शान की तरफ मुड़ी। जब नावल स्टार्ट हुआ था ना और दरमियान में हुआ था, तभी मुझे लग रहा था कि मतलब लाइक ये तीनों लड़ते रहते हैं, लेकिन जब ये आपस में नहीं लड़ेंगे ना तो एक दूसरे को मिस करेंगे, क्योंकि ये मतलब गुस्से या हसद वाली लड़ाई नहीं लड़ते, वैसे लड़ते हैं जैसे बच्चे अमूमन लड़ते हैं। और जैसे ही कुछ बोलना चाहा, शान ने इसके लबों पर उंगली रख दी। अब बस, आज तुम नहीं मैं बोलूँगा। इस दिन तुमने जो देखा वो आधा सच था। अनूशा ने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, पर मैंने इसको ये कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ और इसके साथ वफा निभाना चाहता हूँ, बस। वो भी समझ गई, और इसके अलावा कुछ ना था। और एक बात मैं तुम्हें शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही जानता था। एक दफ़ा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी, मैं इन दिनों हैदराबाद था, और रास्ते में तुम्हें देखा, और तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल मेरे दिल में आ गया। उसके बाद मुझे पता था कि तुम हमीद साहब की बेटी हो, तो मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। शान ने इसको सारी सच्चाई बता दी। रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा, इसका क्या? रुबाब के कहने पर शान मुस्कुरा दिया। शर्मिंदा हूँ, तुमने इल्ज़ाम ही ऐसे लगा दिए, मुझे गुस्सा आ गया। अपने खड़ूस को माफ़ कर दो, और चलो एक थप्पड़ तुम मुझे भी मार दो, तुम्हें बदला लेना लिए बिना चैन ही आता जानता हूँ मैं। शान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा, और आप मुझे पहले से ही जानते थे, मतलब हमारी लव मैरिज थी, और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब। रुबाब एक्साइटेड होती हुई बोली, मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब मोहब्बत से आगे बढ़ चुकी है। शान ने इसकी आंखों में देखते मुस्कुराते कहा, तो फिर ऐसे खड़ूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रुबाब मुंह बनाती बोली, अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है। शान ने कंधे झुकाकर कहा, मतलब स्नो वाइट का हम सफ़र खड़ूस ही है? कौन स्नो वाइट? शान इसकी बात नहीं समझा। कुछ नहीं, बस अब नहीं समझ, आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवा लिया है यूनिवर्सिटी में, बस इम्तहानात देने जाओगी, ज़्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते रुबाब की आंखें चमक उठी, कितने अच्छे हैं आप। रुबाब मुस्कुरा दी। शान भी इसको देखकर मुस्कुराया। रुबाब आईना में खुद को देखती हुई लिपस्टिक लगा रही थी। आज ताहिरा का वलीमा था, तो वो दोनों जाने की तैयारी में थे। इसने आईने से पीछे बैठे शान को देखा, जो अपने
बेटे को गोद में लिए रुबाब के तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था। मतलब साल गुजार दिए हैं काफ़ी, और शान के पता नहीं कितने गुजार दिए हैं, और शान के चेहरे पर कुताहट आ चुकी थी इंतज़ार करते करते स्नो वाइट की कहानी का हैप्पी एंड। स्नो वाइट ने तो सोचा भी नहीं था कि इसको इतना अच्छा प्रिंस और इतना अच्छा प्यारा सा बेटा मिलेगा। अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़े खड़ूस है तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी बहुत है। रुबाब ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैडम और कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, फंक्शन ही ना ख़त्म हो जाए। शान आखिरकार बोल पड़ा, बस मैं तो तैयार हूँ, इस चूजे को ये कपड़े ठीक है। रुबाब बादल को देखती हुई बोली, रुबाब बादल पर भी नाम रखना ज़रूरी था क्या? शान इसकी सादत से परेशान था। हाँ ना, इतना सा है चूज़ा प्यारा सा। रुबाब बादल को उठाते हुए बोली, उफ, चूज़े और चूज़ी में फंस गया बेचारा शान अपना कोट ठीक करता बोला, चले मेरे खड़ूस हम सफ़र। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे सरफिरी हम सफ़र। शान भी इसका हाथ थामता हुआ बोला, और ऐसे ही दो हम सफ़र अपने खूबसूरत से सफ़र की मंजिल को तय करके दोनों की ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून था। सबके रवैये भी रुबाब के साथ बेहतर हो गए। कभी कभी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफ़र में आकर इसको खूबसूरत बना देते हैं। ना चाही शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिलें भी दिखा देती है। जिस रुबाब का ना चाहा हुआ सफ़र एक खूबसूरत सफ़र में तब्दील हो गया। जिसको शादी से इतराज़ था, पर इसको क्या पता था कि जिस रिश्ते में वो जुड़ने जा रही है वो इसकी ताकत बन जाएगा। इस घर में बातें सुनने को मिलती थी, पर इस घर में रुबाब सर उठा के चलती कि हाँ, ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई मुझे बातें नहीं सुना सकता। और शान, इसने तो जो चाहा इसको वो मिल गया। रुबाब की बिचकाना हरकतें इसको कम ही पसंद थी, पर इसको इनकी आदत लग चुकी थी। अब इसको रुबाब की हर बात अच्छी लगने लगी थी। ख़त्म हो गया। कंप्लीट नावल स्टार्ट कर दिया मैंने। जो लॉन्ग हो गए मैं उनको पार्ट में हर किस नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट करूँगी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, क्योंकि पार्ट में करने से आप लोग कहीं और भाग जाते हैं। भाई नुकसान तो मेरा इतना पढ़ती हूँ मैं। ओके, आप लोगों का नावल कैसा लगा? थोड़ा फनी सा नावल था। उम्मीद है कि आप लोगों को नावल पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। और जो भी रिक्वेस्टेड नावल है ना, मैं उनको अपने पास मतलब करके रखी जा रही हूँ, और जब वो पूरे होंगे मैं उनको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।